यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ऑल गुड। ठीक है। सो कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इनकम टैक्स या टैक्सेशन का बस इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें भी हम लोग डिटेल में नहीं देखे। संजय भाई, ये एसी लगा दो ना। सो यस, वो सब चीजें देखे थे हम लोगों ने, मोटू पतलू की कहानी भी देखे थे, है ना, और भी बहुत सारी उसमें मैगजीन से। आप लोगों को कभी टाइम मिला, इंटरेस्ट आया तो पढ़ सकते हो आप लोग जा करके, है ना। पढ़ाई हो जाएगी कम से कम। पढ़ लिए क्या बेटा? अरे मोटू पतलू। गुड, बढ़िया। सो अभी हम लोग आज बात करेंगे प्रॉपर जो हमारे यहाँ जो दो टैक्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में। एक है डायरेक्ट टैक्सेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब टैक्स इज डायरेक्टली लिविड ऑन द पर्सन, ओके, हु इज अर्निंग द इनकम और हु ओन सर्टेन वेल्थ। तो उसमें दो मेन एग्जांपल्स होते हैं, इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स, या जो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह होते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हो तो। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विसेज, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जीएसटी में तो चीजें थोड़ी आसान हो गई है। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एलबीटी, पहले बहुत सारे थे। जीएसटी आने के बाद बाकी बहुत सारे टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए, मतलब कि खत्म हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं इनटू जीएसटी। लेकिन अभी जीएसटी तो है, फिर भी बाकी टैक्सेस कुछ कुछ लेवल तक के हैं। और उसके अलावा देयर इज ऑल्सो कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की एक्टिविटी पे एप्लीकेबल होता है। सो मोर अबाउट जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वी विल सी लेटर ऑन। कस्टम ड्यूटी तो एक्चुअली सीए फाइनल में रिलेवेंट है, लेकिन एट दिस स्टेज इफ यू टॉक अबाउट द टैक्सेस, तो broadly there are three ways in which taxation is applicable. Okay, three systems. One is proportional tax, one is progressive and the third is regressive. तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के स्लैब्स भी देखेंगे। तो आज की क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी बिकॉज एक तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इनकम टैक्स का, हम लोग उसके अंदर में आज घुस जाएंगे और वहीं से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सो इनकम टैक्स में कैलकुलेशन कैसे होता है देखते। लेट अस अज्यूम देयर आर थ्री पीपल, देयर आर थ्री पर्संस, मिस्टर ए बी सी, अंटू बंटू एंड चिंटू। ए बी सी, तीन लोग हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में तीन ही लोग रहते थे या दो लोग रहते थे, तीसरा आता था, या तीन लोग रहते थे, एक की डेथ हो जाती थी, बेचारे बिना काम के बी को मार देते थे। तो है ना, और वो भी डेथ कब होती थी? 31 मार्च या 31 दिसंबर एकदम, या 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल ही डाइज। वाह, ये अपने इजी के लिए 11th-12th में होता था वैसा। सीए फाउंडेशन में तो कभी भी डेथ होती थी, है ना। सीए फाउंडेशन क्योंकि टफ था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अभी यहां पर किसी की डेथ नहीं हो रही, चिंता मत करो। तीनों लोग पैसा कमा रहे हैं। अभी अंटू जो है वो अभी सिर्फ 12th पास है। ओके, जैसे आप में से कुछ नहीं, आप में से सब लोग फाउंडेशन पास है। ओके, अंटू जो है वो सिर्फ 12th पास है, उसके बाद में उसने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, ना कोई और कोई मेजर स्किल्स गैदर किया, तो वो डेटा एंट्री का काम करता है। तो उसको उसमें इनकम हो जाती है साल भर की 2,40,000 रुपए। कितना पैसा कमा लेता है? लेट अस अज्यूम राउंड फिगर 2 लाख रुपए, साल भर का 2 लाख रुपए कमा लेता है अंटू, है ना। ऐसा चलता है उसका, जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। बढ़िया। फिर कौन है नेक्स्ट पर्सन? बंटू। बंटू ने किया है बीकॉम। बी फॉर बंटू, बी फॉर बीकॉम। तो 12th पास से तो ज्यादा लेवल हो गई उसकी, उसको इतने सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, उसने बहुत सारा पढ़ाई पढ़ाई किया है। तो बंटू जो है वो, उसकी सैलरी और बढ़ जाती है एंड उसके पास में कुछ एक्सपीरियंस भी है। तो लेट अस अज्यूम बंटू की इनकम है ₹10 लाख। बंटू की इनकम है ₹10 लाख। आज के बाद मैं कभी भी कोई फिगर लिखूंगा, इट इज अमाउंट इन रुपीज। ओके, नीडलेस टू से, अनलेस आई स्पेसिफाई दैट ये डॉलर्स में है या पाउंड्स में है ना, या शिलिंग्स में है या और कोई करेंसी में है। ठीक है, पंटू ने कितना कमाया है साल भर में? मान लो ₹10 लाख। तीसरा पर्सन है मिस्टर चिंटू, जिसने सीए कंप्लीट किया। सी फॉर चिंटू, सी फॉर सीए। आप में से कितने लोगों का नाम सी से शुरू होता है?
आपका निकनेम सी से होता है, लेकिन आपका मेन नेम क्या है? ए से शुरू होता है ना? अंटू के जैसे करोगे आप। और चिंटू कौन है? कितने लोग चिंटू है अपनी क्लास में? सी से शुरू होता है, चलो आप तो सी बन जाओगे, है ना? बाकी आप तो वी से शुरू होता है, आप वेरी स्मार्ट सी बनोगे, है ना? ओके, सो जिनका नाम सी से शुरू होता है वो कौन है? चिंटू। चिंटू कमाता है, सीए बन गया है, और सीए बन के भी बढ़िया टॉप कंपनी में जॉब करने गया है, रैंक भी आया था उसका। तो उसको मिलते हैं साल के सिर्फ 50 लाख रुपए। उसकी इनकम कितनी है साल की? सिर्फ 50 लाख, क्योंकि उसके एस्पिरेशन तो और भी बड़े बड़े हैं, है ना? उसने तो वैभव तनेजा को देखा है, जो टेस्ला के सीएफओ है ना? टेस्ला के जो सीएफओ है वो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो चिंटू जो है वो आगे तो बहुत कमाने वाला है, वो तो आगे इतना 10 दिन में कमाएगा, अभी वो 1 साल में कमाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत है इतना, काफी कंपैरिजन के लिए इतना भी बहुत है कि नहीं? क्योंकि मैं इससे बड़ा फिगर लूंगा तो टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड ए सरचार्ज जो जुड़ जाएगा, तो वो सरचार्ज को हम लोग इमीडिएटली अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, इसलिए मैं 50 लैक्स पे रुक गया। अंटू, बंटू एंड चिंटू। अब प्रोपोर्शनल टैक्स का सिस्टम जो कि इंडिया में है नहीं, अगर रहता था तो बड़ा प्लेन एंड सिंपल रहता है कि आपकी जितनी इनकम है उस पर एक प्रोपोर्शन लगा दो, उतना टैक्स आपको भरना है। जैसे कि कितना से 10% का रेट डिसाइड किया, प्रोपोर्शनल टैक्स का रेट डिसाइड किया 10%, तो अंटू कितना टैक्स भरेगा? 20,000। बंटू कितना टैक्स भरेगा? 1 लाख। बहुत सिंपल है। एंड चिंटू कितना टैक्स भरेगा? 5 लाख। तो यहां पर रेट पहले से ही फिक्स था, therefore there is no difference। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑब्वियसली चिंटू का बढ़ेगा, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में परसेंटेज ऑफ हिज टैक्स अपॉन इनकम विल बी सेम एज अंटू, क्योंकि इसका भी 10% इसने टैक्स पे किया, बंटू ने भी 10% पे किया, और अंटू ने भी 10% पे किया। ये तो आप बोलोगे सर ये तो एकदम फेयर सिस्टम है, एकदम बढ़िया सिस्टम है, ऐसे ही होना चाहिए। बट आप सोच के देखिए, ऐसे केस में ये बेचारा पहले ही कम कमा रहा है, इससे इसकी इनकम का 10% ले लिया, इसको ज्यादा पेन होगा एज कंपेयर टू चिंटू, क्योंकि चिंटू के पास में जो आगे की इनकम है, बहुत लग्जरियस लाइफ जीता है, बहुत खर्चे करता है, गाड़ी भी खरीद लिया है, बहुत एकदम पॉश अपार्टमेंट में रहता है, रेंट भी देता है, फिर भी उसके पास में सेम साल का 25-30 लाख खर्चा होता है, फिर भी बहुत सारा डिस्क्रिशनरी इनकम बच जाता है इतना करने के बावजूद, तो वो उसमें से टैक्स देता है, तो उसको उतना पिंच नहीं होगा, भले ही उसको भी 10% लगाया, लेकिन इसको तो बहुत पिंच होगा, क्योंकि इसको तो अपने बेसिक नीड्स के लिए भी खर्चों को जोड़ना पड़ता है ना? अपनी इनकम को उसको बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है, और यहाँ गवर्नमेंट बोल रही है कि लाओ भाई तुम 10% दे दो। ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इट विल इवन फर्दर इंक्रीज। ऑलरेडी पिछले 20-30 सालों की स्टडी में, इंडिया में भी नहीं पूरे वर्ल्ड में भी, जो रिच है वो बहुत और रिच हो गए हैं, वर्ल्ड की जो वेल्थ है इट इज नाउ मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, एंड जो पुअर है वो और पुअर होते जा रहे हैं। पुअर नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, जो पहले पुअर लोग थे वो से महीने का 5,000 रुपए कमाते थे या 3,000 रुपए कमाते थे, अब वो महीने का 10,000 कमा रहे होंगे। पैसे तो बढ़ गया, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया है। सो इसलिए ये जो पर्सन है इनके ऊपर में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रिच लोग हैं। और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये लोग डिमांड का प्रेशर क्रिएट करते हैं, एंड देन देयर आर वेरियस फैक्टर्स। तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अंटू पे। दिस मे अपियर टू बी अ वेरी इक्विटेबल सिस्टम, बहुत फेयर सिस्टम आपको दिखेगा, लेकिन ये बहुत फेयर सिस्टम है नहीं, क्योंकि इसमें इसको ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, इसको कम इंपैक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, सो आप खुद को अपने आप को प्लेस करके देखो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको पॉकेट मनी मिलती है महीने की 2,000 रुपए, और आपका एक फ्रेंड है जिसको घर से महीने के 20,000 रुपए भेजते हैं खर्चा करने के लिए। बताइए कि मूवी जाना है तो ये सोचेगा क्या मूवी के टिकट के लिए? 400 रुपए की मूवी की टिकट है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो फट से उठा के चले जाएगा। लेकिन जिसको 2,000 मिल रहा है ये सोचेगा ना, है ना? इसके लिए तो फर्क पड़ता है। he will think about that expense because that is an extra expense, discretionary income में से होगा। सिमिलरली कुछ अगर से आपको बोला गया कि 10% दे दो अपनी इनकम का, ओके, मैंने बोला कि मेरे को 10% दे दो, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दे दो, तो वो 2,000 वाले को ज्यादा पिंच होगा,
क्योंकि उसको वो 2000 में से बाकी भी खर्चे करना है, क्योंकि चीजों के प्राइस आप रईस हो या आप गरीब हो उसके हिसाब से तो कम ज्यादा नहीं होते हैं। पेट्रोल तो सभी को उतने ही दाम में मिलता है। पेट्रोल पंप पे आपको पूछते हैं क्या कि आपकी वेल्थ कितनी है, आप स्टूडेंट हो क्या तो आपको कंसेशन है, आप स्टूडेंट हो क्या कार्ड दिखाओ तो हम आपको 30% डिस्काउंट देते हैं। मेट्रो में जरूर मिलता है लेकिन पेट्रोल पंप पे नहीं मिलता है। आप कपड़े खरीदने जाते हो वहां पर नहीं मिलता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहां पर नहीं मिलता है। आप सीए बनने के बाद 50 लाख कमाने के बाद भी जाओगे अगर रेस्टोरेंट में तो भी जो चीज 100 रुपए की आती है 100 रुपए की मिलेगी। एंड सीए नहीं बनते हो एज ए स्टूडेंट जाते हो तो भी 100 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलेगी। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। एब्सोल्यूट टर्म्स में इसका अमाउंट तो कम गया 5 लाख के कंपैरिजन में, लेकिन इसके ऊपर में उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ा। अब हम देयरफॉर गवर्नमेंट लाती है प्रोग्रेसिव टैक्स। इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कौन सा है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। एक पॉइंट तो ऐसा था जब इंडिया की गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रिच के लिए इतना हाई रखा था और पुअर के लिए इतना लो रखा था कि पुअर के लिए टैक्स रेट था 0%, मतलब नो टैक्स, इनफैक्ट सब्सिडी मिलती थी। नेगेटिव रेट बोल सकते हैं, नेगेटिव टैक्सेशन, मतलब आप हमको कुछ मत दो हम आपको फ्री में कुछ चीजें देंगे। दैट इज स्टिल देयर, बट हाईएस्ट टैक्स कैन यू बिलीव इट वाज 97.75% इन द ईयर 1974-75। हाईएस्ट टैक्स रेट, मतलब अगर आप बहुत रिच हो, आपने जो 100 रुपीज कमाया उसमें से 2 रुपया 25 पैसा आप लेकर के घर जा सकते हो, बाकी का रास्ते में गवर्नमेंट ऑफिसर खड़े, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग आपको तो टैक्स देना है और फिर बचा हुआ पैसा। तो देयरफॉर उस समय टैक्स इवेजन भी बहुत हाई था। अब जो इतना रिच है उसको इतना टैक्स मांगोगे तो वो तो टैक्स से बचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। सो दैट वाज सपोज टू बी रैशनलाइज्ड एंड दैट वाज रैशनलाइज्ड। उसको 1-2 साल के बाद ही 70s में लाया गया। 70% भी बहुत होता है, 70% डायरेक्ट टैक्स बहुत होता है, ठीक है। तो फिर उसको और कम किया गया और कम किया गया एंड फाइनली वी हैव द हाईएस्ट मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स एट 30%। जो इनकम टैक्स का मैक्सिमम रेट है 30% है, बट सरचार्ज वगैरह के कारण इफेक्टिव रेट ज्यादा हो सकता है। ओके, सरचार्ज वगैरह लग जाते हैं उसके कारण इफेक्टिव रेट ज्यादा हो सकता है। सो वी विल डिस्कस दैट इफेक्टिव रेट 42% के ऊपर भी जाता है किसी किसी लोगों पे। जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार की इनकम तो बहुत होगी, तो अक्षय कुमार इज हैज बीन वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री एज वेल इन द पास्ट। तो अभी भी कुछ ही लोग हैं इंडिया में से 589 लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ के ऊपर की इनकम दिखाई है। 589 लोग। कल मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक्स वाली फाइल भेजा था, बड़ी सी फाइल थी 80-90 पेज की, उसमें आप देखना इनकम क्लासिफिकेशन दिया है कि इंडिविजुअल्स में इस इतने इनकम के ऊपर कितने लोगों ने देखा है, इस रेंज में कितने लोगों ने इनकम दिखा है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, सिर्फ पूरे इंडिया में ओनली 589 पीपल 589 पीपल जो बोलते हैं कि हमारी इनकम 500 करोड़ से ज्यादा है। सही, बहुत है, फिर भी बहुत है, इनकम तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर ऑफ पीपल शोइंग दैट इनकम इज लेस। एक्चुअल में थोड़े और होंगे, उसमें सिर्फ 100 लोगों के नाम तो अपन ऐसे ही गिन लेंगे, है ना। कई सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, है ना, कई सारे स्टार्स रहते हैं जिनको हम लोग जानते हैं कि जो एंडोर्समेंट्स का इतना ले लेते हैं, क्रिकेटर्स रहते हैं। तो 500 करोड़ के ऊपर की इनकम फिर भी इतने लोगों ने दिखाई। अब उनके ऊपर में लगता है एकदम हाईएस्ट सरचार्ज का भी रेट। सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर भी और टैक्स लगता है, क्योंकि वो सर है, इतना पैसा कमा रहे तो उनको सर बोलते हैं, तो टैक्स भरने आते हैं तो बोलते सर चार्ज और चार्ज दो, तो टैक्स के ऊपर और टैक्स लगता है। ओके, तो इफेक्टिवली उनका जो एप्लीकेबल रेट है वो और बढ़ जाता है। बट उसकी बात हम लोग इसी डिस्कशन में आगे करेंगे। अभी हम लोग पहले बेसिक कैलकुलेशंस तो देखना शुरू करें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू सी। आपने जो कल वर्ड बोला कॉम्प्लिकेटेड, मुझे वो वर्ड बड़ा पसंद आया, टैक्स से संबंधित। डायनेमिक जरूर है बट कॉम्प्लिकेटेड है। जब जीएसटी आया था तब मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था गुड एंड सिंपल टैक्स है ये, ठीक है, लेकिन कितना गुड और कितना सिंपल ये आप पढ़ने के बाद बताओगे। इनकम टैक्स के बारे में तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं है। नोबडी इज क्लेमिंग कि इनकम टैक्स गुड है या सिंपल है। इनकम टैक्स इज डेफिनेटली नॉट सिंपल, क्योंकि कल हमने देखा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही माना है द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इज इनकम टैक्स, एंड दैट टू उन्होंने तो इंडिया का इनकम टैक्स देखा ही नहीं था, वो भी आज जो चल रहा है। सो ये तो आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा स्मार्ट बन सकते हो, राइट और रॉन्ग, क्योंकि आप लोग तो इंडिया का इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हो। सो इसमें राइट फ्रॉम द टैक्स स्ट्रक्चर थिंग्स जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, चीजें अपने को याद करना पड़ेगा, अपने को कुछ उसमें कोरिलेशन बनाना पड़ेगा, और धीरे 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 धीरे
बहुत सारी चीजें जब एडअप हो जाएगी तो तब होगा असली केओस कि सर इंश्योरेंस के बारे में यहां तो कुछ बताया था, यहां पर कुछ और दिख रहा है. सो आई विल हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू दैट. ओके, अपन लोगों को कहीं का रास्ता एग्जैक्ट नहीं पता है, कहाँ जाना है पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अपन जीपीएस यूज करते हैं ना. वैसे यहां पर आपको जीपीएस यूज करना है, टीपीएस यूज करना है, टीचर पोजिशनिंग सिस्टम. ठीक है, तो टीचर आपको यहाँ पर रास्ता बताएगा कि कैसे पहुंचना है वहां तक के. आपका एंड गोल तो मुझे भी पता है, यू वांट टू बिकम चिंटू, है ना, आपको सीए बनना है. लेकिन उसके लिए हम लोग आपको रास्ता बताएंगे, बिकॉज इट मे मेक इट लिटिल इजियर फॉर यू. वरना बीच बीच में अपन डेड एंड पे पहुंच जाएंगे, है ना, गड्ढे में गिर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी. तो इसलिए ट्रस्ट अस, है ना. आप ये गूगल वाली बाई पे कितना ट्रस्ट करते हो, है ना. वो गूगल वाली बाई बोलती टर्न लेफ्ट तो टर्न लेफ्ट, आफ्टर 10 मीटर टर्न राइट, राइट टर्न नहीं भी रहा तो घुस जाते दीवार में, लेकिन टर्न करते अपन. उसने बोला टर्न तो टर्न. तो इतना विश्वास मत दिखाओ मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई से संबंधित जो हम बता रहे हैं आपको उतना तो विश्वास दिखाओ. बिकॉज वी नो कि व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क. एंड सब्जेक्ट के बारे में हम लोग एक एक सब्जेक्ट पे ही मेहनत कर रहे हैं. ओके, देयर आर डेडिकेटेड टीचर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, तो आपको उसका बेनिफिट उठाना है. तो देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि जो पुअर पर्सन है उनके ऊपर में लोअर टैक्स रेट लगाए जाते हैं, लोअर स्लैब्स. और जो बहुत रिच पर्सन है उनके ऊपर में हायर टैक्स रेट लगाए जाते हैं. पुअर और रिच हम लोग इनकम से जज करेंगे, अभी वेल्थ से नहीं. इनकम और वेल्थ में फर्क होता है. वेल्थ मतलब हाउ मच डू आई ओन टोटलिटी में. इनकम मतलब कि इस साल मैंने कितना कमाया. फर्क है कि नहीं. वेल्थ बैलेंस शीट का पार्ट है, इनकम पीएनएल अकाउंट से मिलता है. इन शॉर्ट, तो इनकम इज द समथिंग अमाउंट दैट वी हैव अर्न ड्यूरिंग दिस ईयर. सो अब प्रोग्रेसिव टैक्स इंडिया में फिलहाल जो चल रहा है हम लोग वो ही ले लेते हैं. अब उसमें भी दो चल रहे हैं, एक ओल्ड और एक न्यू. ठीक है, मैं आपको दोनों बताता हूं एक एक करके. ये देखिए, ये जो टैक्स स्लैब्स है ये न्यू वाले हैं. ओके, इसको मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूं. ये कौन से स्लैब्स है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू रिजीम. ओके, ये टैक्स स्लैब्स हैं, कैसे वर्क करते हैं वी विल डिस्कस. दिख रहा है क्या आपको. अप टू 3 लाख, 3 लाख 1 से 6 लाख की इनकम पे 5%, 6 लाख 1 से 9 लाख की इनकम पे 10%, एंड सो ऑन. 15 लाख के ऊपर की इनकम पे 30%. वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स एक्चुअली. इसी न्यू रिजीम को, इसको न्यू रिजीम बोलते हैं, और अगले पेज में जो है इसको बोलते हैं ओल्ड रिजीम. ओके, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, चिंता मत करो. लेकिन इसको यूज कैसे करना, अप्लाई कैसे करना, देखिए. देखिए, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बस पेजेस को देख के बताइए कौन सा इजियर लग रहा है. न्यू रिजीम, क्योंकि इसमें यार 3 कॉलम बने हुए हैं, एज वाइज कुछ तो भी है. आई नो, यहां पर एटलीस्ट एक ही स्लैब रेट फिक्स कर दिया, ये सबके लिए एप्लीकेबल है. फ्रॉम दैट एंगल इट इज इजियर, एंड फ्रॉम मेनी अदर एंगल्स ऑल्सो दिस इज इजियर. इसकी इसमें कुछ कंडीशंस है, कुछ एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस अलाउड ही नहीं है. ओके, ये न्यू रिजीम बहुत ज्यादा न्यू लेटली ही आई है, ईयर 2020 से आई थी ये न्यू रिजीम जो है. सो ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले से चल रही, इसलिए ये रिलेटिवली न्यू है. और ये ओल्ड है, ये बहुत पहले से चल रही. हाँ, इसको बीच बीच में ये लोग अपडेट करते थे. कभी एक समय पर 2,50,000 नहीं था, इसको बोलते बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. ये 1,80,000 था, है ना. कभी ये और कुछ था, 1,60,000 था, कभी कम था, डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ाते गए. सो खैर, अभी हम लोग अगर बात करते तो हमको कौन सा एप्लीकेबल है सर हमारी एग्जाम में. आपको दोनों एप्लीकेबल है, न्यू रिजीम भी और ओल्ड रिजीम भी. लेकिन सर हम तो न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या कर रहे हैं, आप किसी एक एग्जाम में कौन सा कोर्स चल रहा है, उन्होंने रूल्स बनाए हैं ना. खैर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी नहीं बनाए, पार्लियामेंट ने बनाए. ओके, पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड कि लोकसभा में सब डिसाइड हुआ है, लोकसभा राज्यसभा फॉलोड बाय प्रेसिडेंट का एसेंट. तो ये इंस्टीट्यूट वालों को तो सिर्फ दोनों देना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों आज के डेट में एप्लीकेबल है. आपके लिए ईयर कौन सा एप्लीकेबल है, आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 एप्लीकेबल है आपके एग्जाम के लिए. लेकिन अच्छा, आपको किताब तो मिली नहीं. जब आपको किताब मिलेगी तो उसके कवर पेज पे आप देखोगे, वहां लिखा रहेगा AY 2024-25. व्हाट डू वी मीन बाय दिस. एकेडमिक ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 24-25. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पार्ट ऑल्सो. मतलब हम जिस साल इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, या टैक्स की भाषा में प्रीवियस ईयर, PY.
एंड जिस साल उसकी इनकम असेस होती है, असेस मतलब कैलकुलेट होती है, उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ऑब्वियसली जिस साल मैं इनकम कमा रहा हूं उसी साल कैलकुलेट करके उसी साल कैसे उस पर टैक्स भरूंगा, क्योंकि अभी तो साल खत्म होने का ही है। हाँ, आई मे एस्टिमेट बट आई कैन नॉट फाइनलाइज। मैं एस्टिमेट करके भर सकता हूँ, एडवांस टैक्स बोलते हैं उसको, बट मैं फाइनलाइज नहीं कर सकता हूँ। सो आई अर्न द इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड आई कैलकुलेट टैक्स एंड पे टैक्स ऑन द सेम इन द असेसमेंट ईयर। तो ये भी एक चीज, छोटी सी चीज होती है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा आगे कि कैसे अपने को देखना है। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि आपके लिए प्रीवियस ईयर 23-24 दैट मींस असेसमेंट ईयर 24-25 के ये स्लैब रेट्स एप्लीकेबल है। आपको कैसे ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिए, कौन सा आपकी एग्जाम कौन से मंथ में आ रही है, मई कौन से ईयर के 2024। तो मई 2024 एंड नवंबर 2024 जिस असेसमेंट ईयर में आते हैं वो असेसमेंट ईयर आपका एप्लीकेबल रहता है। आप पढ़ाई प्रीवियस ईयर में करते हो लेकिन आप एग्जाम असेसमेंट ईयर में देते हो, सही है कि नहीं? प्रीवियस ईयर में पढ़ाई किया मतलब 23-24 में पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम कब दोगे? आपका भी तो असेसमेंट होगा ना। असेसमेंट मतलब क्या होता है? इवेल्युएशन। आपका भी तो इवेल्युएशन हो रहा है, कब हो रहा है? मई 2024 में। इस साल इस प्रीवियस ईयर में आपने कितनी पढ़ाई किया? पी फॉर प्रीवियस, पी फॉर पढ़ाई, ए फॉर असेसमेंट इन द नेक्स्ट ईयर, एकेडमिक असेसमेंट हो रहा है आपका मई 2024। इन केस आप में से कोई फॉर एनी रीजन मई 2025 का अटेम्प्ट देता है तो उसको एप्लीकेबल रहेगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। मतलब कि उनको देखना पड़ेगा कि सर ये 2 साल के बीच में और भी कोई चेंजेस आए हैं क्या। हाँ, मई 24 और नवंबर 24, क्योंकि मैं समझता हूं आप में से कुछ बीकॉम वाले स्टूडेंट्स से डायरेक्ट एंट्री वाले जिनका शायद नवंबर 24 में एग्जाम आएगा। अगर आपकी जो एग्जाम फॉर्म भरने के पहले बीकॉम फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आती है आपके पास में, अपलोड नहीं करते हो, तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने नहीं मिलेगा मई का, जो कि फरवरी मंथ में आता है। तो इन दैट केस आप लोगों को कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? नवंबर। लेकिन गुड न्यूज इज एटलीस्ट फॉर टैक्स पर्पसेस आपको नवंबर में भी सेम रेट्स एप्लीकेबल रहेंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस और दूसरे रह सकते हैं जो मैं अलग से आपको स्टैट्यूटरी अपडेट उसका दे दूंगा सप्लीमेंट्री। लेकिन दीज आर द स्लैब रेट्स ऑफ द इनकम टैक्स एज पर द न्यू रिजीम। आपको कौन सा रिजीम ज्यादा अच्छा लग रहा है, न्यू या ओल्ड? क्यों? छोटा है, सिंपल है ना? और न्यू है, कुछ कारण से लाया होगा, फ्रेश दिख रहा है ना? ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है। असेसी, असेसी मतलब देखो कुछ टर्म्स आ रहे हैं अब अपने। असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, असेसी मतलब वो पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। असेसी वर्ड की हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देखेंगे, बट इन शॉर्ट आई विल से एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज एन असेसी। ASSESSEE असेसी। तो असेसी को ईयर आफ्टर ईयर डिसाइड करना है कि उसके लिए न्यू रिजिम बेटर है या ओल्ड रिजिम में जाना बेटर है। अब इस साल से उन लोगों ने क्या किया है, न्यू रिजिम को उन्होंने नाम दे दिया है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। इस साल से न्यू रिजिम जो है वो डिफॉल्ट रिजिम मानी जाएगी। डिफॉल्ट का मतलब होता है आप जब मोबाइल खरीदते हो या लैपटॉप खरीदते हो उसमें कुछ पहले से सेटिंग्स रहती है, उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट सेटिंग्स। जैसे आपका डिफॉल्ट वॉलपेपर रहता होगा, है ना, डिफॉल्ट स्क्रीन टाइम या स्क्रीन सेवर का टाइम वगैरह वगैरह। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से सेट है। अब आपको यदि चेंज करना है तो आप कर सकते हो जाके चेंज, मोबाइल में वॉलपेपर वगैरह, है ना। देखो मोबाइल में एक फ्लाइट मोड आता है, डिफॉल्ट से वो ऑन नहीं रहता है, लेकिन अभी आप उसको ऑन करके देखो, बहुत जबरदस्त मोड है। इंटरमीडिएट की जर्नी में आपको फ्लाइट की तरह उड़ाएगा। डिफॉल्ट मोड कर दो उसको, फ्लाइट मोड बना दो, है ना। कभी कभी फ्लाइट मोड से बाहर निकल के देखना, सडनली आपको बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आएंगे, है ना, फिर वापस फ्लाइट मोड में चले जाना, है ना। ऐसा अभी अपनी वैल्यू बढ़ा लो। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इज द न्यू रिजीम। ये पहली बार इस साल से हुआ है। इसके पहले वाले साल तक ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम थी, है ना, ये स्पेशल रिजीम थी इसके पहले वाले साल तक। बट अब ये साल से ये मेन रिजीम बन गई है। रिजीम मतलब कि ये एक मेन पूरा तरीका बन गया है टैक्स कैलकुलेट करने का। अब इसमें सिर्फ टैक्स रेट नहीं आते हैं, ये रिजीम में उसके साथ साथ उसकी कंडीशंस भी आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस एंड क्राइटेरिया, तभी आप ये वाले रिजीम में रह सकते हो।
कंडीशंस में क्या रहता है कि आपको ये एग्जामेशन नहीं मिलेगा, आपको वो एग्जामेशन नहीं मिलेगा, आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। कंडीशंस जो है मोस्टली अनफेवरेबल ही है, लेकिन रेट्स फेवरेबल है ना। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आपको अगर मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, आपको एक छोटी चॉकलेट 10 रुपए में खरीदना है, या मैं आपको दूसरे एक छोटी चॉकलेट दिया, ये आपको ये छोटी चॉकलेट का कैसा बनाते हैं ड्राइंग, अरे ये तो मछली बन गई है ना, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये चॉकलेट बन गई, ठीक है। एक छोटी चॉकलेट, आपको एक चॉकलेट सिंगल पीस मिलेगा कितने रुपए में, 10 रुपए में। या आपको एक बहुत बड़ा कैडबरी सिल्क वाला जो वो रहता है डेयरी मिल्क का चॉकलेट, वो आपको मिलेगा से 5 रुपए में। तो विच वन विल यू प्रीफर, 5 रुपए वाला डेयरी मिल्क सिल्क? ऑब्वियसली, क्योंकि सर यहां पर पैसे भी कम लग रहे हैं और चीज भी बड़ी मिल रही है। तो इज देयर एनी डाउट हियर? नो, कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बट अगर, तो मतलब कि ऑप्शन ऐसे नहीं रखेंगे कि जिसमें एक ही ऑप्शन ऑब्वियसली फेवरेबल दिख रहा है, ऐसे ऑप्शन रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन कैसे रखेंगे कि जहां पर यहां पर टैक्स रेट थोड़े से इजियर है, इजियर मतलब कि बेनिफिशियल है असेसी के लिए। आप इवेंचुअली देखोगे, देखो यहां 15 लाख के बाद 30% लग रहा है, और यहां पर 10 लाख के बाद, देखो 10 लाख के ऊपर ही 30% लग रहा है, दिख रहा है क्या? तो कौन सा बेटर है टैक्स पेयर के एंगल से? न्यू रिजिम, क्योंकि इसमें क्या है, 15 लाख के बाद 30% लग रहा है, 30% तो हाईएस्ट टैक्स रेट हो गया, और वहां तो बेचारा जो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है उसको भी 30% लग रहा है। तो अगर रेट्स बेटर है तो कुछ तो वर्स रहेगा। एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विद अ पैकेज, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, लाइफ इटसेल्फ कम्स इन अ पैकेज। यू कैन नॉट जस्ट टेक द गुड 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 एंड इग्नोर द एवरीथिंग एल्स, बराबर है? आप सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए का कोर्स है, आप बोले नहीं सर हमको सीए में मेहनत नहीं करना है, हमको सिर्फ सीए की जो ग्लोरी है, जो ग्लैमर है, जो इनकम है वो चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है, इट कम्स इन अ पैकेज। फर्स्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, क्वालिफाई, एंड देन एवरीथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर यू। सिंपल है एवरीथिंग, है ना। आपको कोई फ्रेंड बनाना है, फ्रेंड भी तो पैकेज में आता है ना। आप बोल रहे नहीं नहीं तू मेरे साथ सिर्फ अच्छे से रहा कर, तेरे को गुस्सा उस्सा आता है तो मुझे पसंद नहीं, तो ऐसे तो कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी में कुछ अच्छी बातें रहती है, कुछ बुरी बातें रहती है। तो वैसे ही ये जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम या न्यू रिजीम है, इट कम्स विथ दिस, इवन दो दिस पार्ट इज फेवरेबल और बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर, द कंडीशंस आर नॉट। कंडीशंस में टैक्स पेयर की इनकम में कुछ कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं है, जो हम लोग पढ़ेंगे कौन से नहीं है। तो देयरफॉर इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप देखो, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको 10 लाख पे 20% का टैक्स आ रहा है एग्जाम्पल, और दूसरा ऑप्शन आपको 8 लाख पे 30% का आ रहा है, तो फिर इनकम कम हो गई लेकिन टैक्स रेट बढ़ गया, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, इनकम, यहां पर कौन सा बेटर रहेगा बताइए? इनकम बढ़ गई लेकिन टैक्स रेट कम हो गया। तो आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा ना, कौन सा बेटर है आपके लिए। पहला वाला 10 लाख पे 20% ही ठीक है सर, 8 लाख पे 30% हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? ऐसी लाइफ में ऑप्शंस वर्क करते हैं कि आप क्या करते हो, ये देखते हो कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल, बट अगेंस्ट दोज बेनिफिट व्हाट आर द कॉस्ट दैट वी हैव टू पे। तो देयर आर सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। सो इसीलिए न्यू रिजिम यस है अच्छी, मुझे भी बड़ी पसंद है, एंड मोस्टली इसी में आपका बहुत टैक्स बचेगा। हम लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी, हम लोग अभी ज्यादा कैलकुलेशन सीखे नहीं, तो भी हम वहां जाके फिगर्स डालेंगे तो हमको वो बताएगा कि आपकी ये रिजिम में टैक्स इतना बच रहा है। एंड मोर ऑफन देन नॉट न्यू रिजिम में टैक्स बचता है, मोर ऑफन देन नॉट। लेकिन ऐसा थंब रूल नहीं बना के चलेंगे हम लोग, आप पहले सीख तो लो, जब तक कि व्हेन यू डोंट नो समथिंग यू आर एन एक्सपर्ट एट इट। जैसे आपको अगर क्रिकेट खेलना नहीं आता है तो आपको विराट कोहली को एडवाइस देने का पूरा अधिकार है कि बैट ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे चलाया, वो किया, है ना। कई सारे कमेंटेटर्स रहते हैं जो कभी खुद क्रिकेट में कुछ नहीं किए हैं लेकिन एडवाइस बढ़िया दे देते हैं, लेकिन जो सही में वो चीज में घुसता है खेलने के लिए तो उसको पता चलता है कि इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लाइक जब तक कि आपको टैक्स पता नहीं था तब तक आप टैक्स में एक्सपर्ट थे, या जब तक आपको एकदम ऊपरा ऊपरी नॉलेज है तब तक आप एक्सपर्ट हो। अभी आने वाले 3-4 साल तक के जब तक आप सीए नहीं बन जाते, डोंट थिंक लाइक एन एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, थिंक लाइक अ स्टूडेंट, बिकॉज देर इज ऑलवेज फॉर एवरी वन थिंग दैट यू नो देर आर 4 थिंग्स दैट यू डोंट नो। एक चीज नहीं पता चलेगी मतलब 4 और चीजें उसके पीछे जो नहीं पता है। ओके, आपको सब चीज पता भी होगी तो भी आपको ये नहीं पता कि वो चीज की हिस्ट्री क्या है,
वो आई कहां से, पहले क्या था, क्यों आया, है ना। सो देर आर सो मेनी थिंग एंड देन इवन दो सब पता है तो भी एट दिस मोमेंट देर इज सम केस लॉ हैपनिंग समवेयर इन द कंट्री, वो केस लॉ पे जजमेंट आ रहा है, वो जजमेंट आकर के आपकी नॉलेज को और अपडेट करना पड़ेगा, आपकी नॉलेज हो जाएगी पुरानी। सो यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, खासकर टैक्स में ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, दैट एटीट्यूड विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो यहां पर इसकी कुछ कंडीशंस रहती है, बट अभी हम लोग सिर्फ ये मान रहे हैं कि ठीक है, इग्नोरिंग द कंडीशंस, मान लो कि यदि हमारी इनकम जैसे कि वहां पर देखा हमने कितनी है, ओनली 2 लाख रुपीस, तो उसका टैक्स कितना आएगा एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। न्यू रिजिम को क्या बोला, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, कितना आ रहा है, 0, क्योंकि अप टू 3 लाख रुपीस इनकम टैक्स रेट इज नील, सो द टैक्स इज 0, ओके, फॉर मिस्टर अंटू टैक्स इज 0। तो ये बेचारा कम कमाता था तो उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दिया, टैक्स से छूट दे दिया। 3 लाख को बोलते हैं, 3 लाख का जो लिमिट था उसको बोलते हैं इनकम टैक्स की भाषा में, सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं उसको, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, 3 लाख रुपीस। अंडर द न्यू रिजिम द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज रुपीज 3 लाख, बट इसी को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये टैक्स की भाषा है। कौन सी भाषा इजी लग रही है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है, दोनों ही अपने को पता रहना चाहिए। सो इन केस ऑफ द न्यू रिजिम, irrespective of your age, irrespective of your gender, irrespective of your residential status, आप इंडिया के रेसिडेंट हो या बाहर के हो, अब बाहर के रेसिडेंट को पूरी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, चिंता मत करो, सिर्फ वो जो इंडिया संबंधित इनकम कमाता है उस पे टैक्स लगता है, उस पे पूरा चैप्टर 2 है। लेकिन आपको स्लैब्स ये सेम अवेलेबल है सबके लिए, ओके। 3 लाख रुपीज इज कॉल्ड एज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसा। सो ये क्या हो जाएगा इस केस में, क्योंकि 2 लाख की इनकम थी तो नील आ जाएगा। इनफैक्ट अगर 2.5 लाख रहती तो भी नील आता था, 2.9 लाख रहती थी तो भी नील आता था, ठीक है। चलो आप बोलोगे तो हम लोग न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम दोनों से टैक्स निकाल लेते हैं, करना है दोनों का, एबीसी तीनों का, ठीक है। न्यू रिजिम से निकाल रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि 2 टाइप के आ गए अब, एक तो आ गया कौन सा रिजिम, न्यू रिजिम, और एक कौन सा रिजिम था, ओल्ड रिजिम। हम इसको न्यू और ओल्ड बोलेंगे, लेकिन इसके दूसरे नाम भी आपको पता रहना चाहिए। न्यू रिजिम का दूसरा नाम क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तीसरा नाम बता दो बेटा, न्यू रिजिम का तीसरा नाम है सेक्शन 115 BAC, ये सेक्शन नंबर है, सेक्शन 115 BAC। ये 115 सेक्शन का सबसेक्शन या क्लॉज वॉज नहीं है, ये सेक्शन नंबर ही 115 BAC है, इट्स अ सेक्शन नंबर 115 BAC। 115 की सीरीज में बहुत सारे सेक्शन है वहां पर, उसमें से एक ये सेक्शन है, ओके। ये 3 इसके नाम है अलग अलग। सो अगर आपने कुछ नहीं बताया, आप सीधा रिटर्न फाइल करने को चले गए, तो आप बाय डिफॉल्ट इस वाली रिजिम में रहोगे, आपकी इनकम पे बाय डिफॉल्ट इससे कैलकुलेशन होगा, ओके। बिफोर वी गो इनटू द अदर रिजिम, आप इसके ही बेसिस पे आप बंटू और चिंटू का भी टैक्स निकाल लो एज पर द न्यू रिजिम। कैसे करना है मैं आपको हेल्प करता हूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ओके। देखिए ये जो है मिस्टर बी कितनी इनकम कमा रहा है, 10 लाख रुपीस, उसके लिए 10 लाख में ये वाली रेंज में आ गई उसकी इनकम, है ना, तो उसको पूरी इनकम पे 15% नहीं लगेगा। किसी किसी के मन में आएगा सर 10 लाख मतलब ये रेंज में है, 15% का रेट है, 10 लाख का 15% 1.5 लाख, नहीं ऐसा नहीं चलता है, स्लैब वाइज बढ़ना है। पहले 3 लाख की इनकम तक के नो टैक्स, पहले 3 लाख की इनकम तक के किसी को भी टैक्स नहीं लगता है न्यू रिजिम में। अगर आप हो तो आप अगर 500 करोड़ रुपए कमा रहे तो भी उसमें के जो पहले 3 लाख रुपए हैं उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है, ये तो अच्छी बात है। कम से कम सब लाइफ के पहले, आप साल के पहले 3 लाख रुपए बिना कोई टेंशन के कमा सकते हो, है ना, धड़ाधड़ 15 दिन में कमा के रख देना पहले 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में जो 3 लाख रुपए आते हैं, अगले 3 लाख रुपए स्लैब्स, मतलब जैसे हम लोग लेवल लेवल बढ़ते हैं, है ना, आप डायरेक्ट ये फ्लोर पे तो लैंड नहीं किए, आप सुबह अपने 2 व्हीलर से भी आए होंगे, तो आप नीचे आए फिर फ्लोर बाय फ्लोर चढ़े, तो इट्स लाइक कि फॉर 1 फ्लोर, ओके, एक फ्लोर तक के
ये जो स्लैब है, फ्रॉम विच लेवल टू विच लेवल, 0 to 3 lakh, the tax rate is nil. The tax rate is nil for these 3 lakh income. अब उसके बाद में आप और ऊपर बढ़े, 3 lakh to 6 lakh, 3 lakh to 6 lakh, ये स्लैब चेंज हो रहे हैं हमारे. अब ये वाले स्लैब में क्या टैक्स रेट है, 5%. एंड दिस रेट्स आर इजियर टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें हर 3 लाख पे क्या हो रहा है, 5% चेंज हो रहा है. बट ऐसा पूरा नहीं. आगे देखिए, 6 लाख के आगे 9 लाख. ओके, ये 9 लाख की इनकम है. 6 लाख से 9 लाख की रेंज पे टैक्स कितना है, 10%. ये देखिए यहां पर 5, 10, 15, 20, उसके बाद सीधा 30 है. 20 के बाद 25 नहीं है. तो यहां पर कितना है, 10% रेट ऑफ टैक्स. अब आपने अगर 9 लाख से ऊपर कमाया, नेक्स्ट लेवल है कौन सा, 12 लाख रुपीज. 12 लाख रुपीज, इस पे कौन सा रेट लगेगा. देखो, आज जो आप अधूरा अधूरा सा ज्ञान लेके जा रहे हो, इसके बेसिस पे आपके पेरेंट्स का पिछले महीने में जो रिटर्न फाइल किया होगा जुलाई में, वो देखकर मत बोलना सब गलत गलत कैलकुलेट किया है, क्योंकि वो पिछले साल के स्लैब रेट्स के हिसाब से था, वो अलग थे. ठीक है, ये पहली बार ये नए आए हैं. ये 1 फरवरी 2023 के दिन अनाउंस हुआ था, है ना. आप में से कुछ लोग थे, हम लोग ने बजट सेशन साथ में देखा था. तो ये वो वाले स्लैब रेट्स हैं, बिल्कुल फ्रेश है, ताजे हैं, है ना. दूर से ही देखना, उसको हाथ मत लगाना, गर्म है. तो 9 से 12 लाख के रेंज पे कितना है, 15%. उसके बाद में ये तो और बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे स्लैब्स हैं. ओके, राहुल गांधी खुश नहीं है, इतने सारे स्लैब्स क्यों बना दिए, कैलकुलेशन करना नहीं होता है. सो तो 12 लाख से 15 लाख, अगला स्लैब कौन सा, अगला लेवल है 15 लाख. इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट है जिसके बियॉन्ड कुछ चेंज हो रहा है. वो पॉइंट तक के सेम है, उसके बियॉन्ड कुछ चेंज हो रहा है, तो वो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट हो गया, उसको थ्रेशोल्ड पॉइंट बोलते हैं. कितना हो गया बोलो, 20%, है ना. 12 से 15 लाख, और फिर 15 लाख के ऊपर भी है. 15 लाख के ऊपर कोई लिमिट नहीं, जितनी भी आपकी इनकम रहेगी ऊपर तक के, कितना रहेगा, 30% विल बी द टैक्स रेट बियॉन्ड द इनकम ऑफ 15 लाख. ऐसे वर्क करता है ये पूरा स्लैब रेट्स. समझ रहे क्या. अब हमारी इनकम किधर है, हमारी इनकम 10 लाख पे है मिस्टर बंटू, तो इसको ऊपर वाले रेट से कुछ लेना देना नहीं है. अब मिस्टर बंटू की इनकम पे हम लोग टैक्स कैसे निकालेंगे, देखिए. ओके, मैं आपको नीचे से ऊपर ऐसे लिख करके बता रहा हूं, बाद में उसको हम लोग सीधा लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है. सो ये जो है, ऑन फर्स्ट 3 लाख टैक्स कितना रहेगा, नील, बिकॉज एट द रेट ऑफ 0%. 3 लाख का 0% चेक किया आपने, 0 ही आएगा. फिर 3 लाख से 6 लाख गए, ये रेंज में कितनी इनकम बढ़ी उसकी, और 3 लाख, वो वाले स्लैब में कितना रेट लगाएंगे हम लोग, 5%. तो हम लोग लिखेंगे ऑन नेक्स्ट 3 लाख कितना रेट रहेगा बेटा, 5%. ऐसा. अब हम कहां तक पहुंच गए, 6 लाख तक. 3 लाख प्लस 3 लाख हो गया. अब 6 लाख के आगे कितना इनकम बचा है वो सोचना है. वैसे तो 10 लाख तक इनकम है, 6 लाख के ऊपर 4 बचा है, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट आ जाएगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट, जहां चेंज हो रहा है. तो हमको वापस 6 लाख से 9 लाख पे रुकना पड़ेगा. तो हम क्या बोलेंगे, ऑन नेक्स्ट 3 लाख, ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट ऑफ 10%, ये रेट रहेगा. एंड अब हम कहां तक पहुंच गए, 9 लाख तक. 9 लाख के ऊपर 10 लाख के लेवल तक कितनी इनकम और बची है, 1 लाख. तो उसको हम बोलेंगे ऑन बैलेंस 1 लाख, क्योंकि अब बैलेंस अमाउंट इतना ही बचा, या नेक्स्ट 1 लाख भी बोल सकते हैं. बट टोटल ये ध्यान रखना कि टोटलिटी में आपने पूरे 10 लाख पे कंसीडर कर लिया है. ऑन बैलेंस 1 लाख कितना हो गया बेटा, 15% का रेट रहेगा, बराबर. अब उस पे टैक्स, ये तो आपने रेट निकाल लिया, तो जो पहले 3 लाख है उस पे टैक्स आया 0. अगले 3 लाख पे 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000, 15,000. बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं क्या. अपने को स्लैब वाइज बढ़ना है. अपनी इनकम 10 लाख पे रुकी है, तो हम लोग 0 से स्टार्ट किए, 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगा. 3 लाख के ऊपर और 7 लाख की इनकम बची है, तो 3 लाख से पहले 3 से 6 तक पहुंचो, क्योंकि 6 तक के एक रेट है. तो 3 से 6 का जो रेंज है, ये रेंज पे 5% का रेट लगा. 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000.
फिर उसके ऊपर 6 से 9 के रेंज में कितना 10%, 3 लाख का 10% कितना होता है बेटा 30,000, 3 लाख का 10% होता है 30,000, समझ रहे क्या? अब उसके ऊपर सिर्फ इनकम ही 1 लाख की बची है ना, 9 लाख से 10 लाख इनकम ही कितनी 1 लाख की बची, जिसमें आपने बोला कितना रहेगा 15%, कितना होता है बोलो 15,000, दैट्स इट। इससे हमको मिल जाएगा कि टोटल टैक्स कितना रहेगा मिस्टर बी का, कितना आ गया 60,000, टोटल टैक्स एट द इनकम लेवल ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 60,000। यहां तक समझ रहे? ऐसा। अब मैंने आपको कोई भी इनकम दे दिया तो आप टैक्स निकाल पाओगे एटलीस्ट ऐसे, है ना, कोई भी लेवल दे दिया है ना, 10 लाख 12 लाख 9 लाख 25 लाख 50 लाख कोई भी इनकम दे दिया है ना, तो उसकी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपकी बुक में बहुत क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन और फिर एक पॉइंट के बाद आपको दिमाग में भी करते आना चाहिए फटाफट दिमाग में, लाइक कोई बहुत बड़ी बात है क्या 3 लाख का 5%, 10%, 15%, 3-3 लाख पे चेंज हो रहा है। बस यहां पर केयरफुल रहना, 12 से 15 पे 20% है, उसके बाद नेक्स्ट रेट 25 नहीं है, सीधा 30% है, नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा 5555 बढ़ रहा है, तो आप 18 लाख के बाद 30% कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको 15 लाख के बाद ही 30% कर देना है सीधा। अब एक छोटी सी चीज रहती है इनकम टैक्स में, हर बार आप कोई भी तरीके से ओल्ड रेजिम रहे या न्यू रेजिम रहे, कोई भी पर्सन का आप टैक्स निकाल रहे हो, आखिरी स्टेज पर टैक्स में एक 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड हो जाता है, एक छोटा सा 4%, इनकम का नहीं टैक्स का 4%, 60,000 का 4% कितना होता है 2,400। ये किस पर्पस के लिए गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? हेल्थ एंड एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इसका नाम ही क्या है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये एक स्पेसिफिक फंड में जाता है और उसको यूज वही पर्पस के लिए गवर्नमेंट कर सकती है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम लोग बहुत समय से भरते आ रहे हैं, पहले सिर्फ एजुकेशन सेस था, पहले तो सिर्फ 2% था, फिर सेकेंडरी एंड हायर सेस आया तो 3 हो गया 2+1, अब हेल्थ भी आ गया तो अब 2+1+1 हो गया, अब 4% है कई सालों से, तो 60,000 टैक्स आया प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐसा, तो आपका टोटल इफेक्टिव टैक्स कितना आ गया 62,400, ऐसा, समझे क्या? तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, एवरी टाइम। हाँ, अगर टैक्स ही आपका 0 आ रहा है जैसे अंटू का आया था, तो 0 का भी 4% ऐड होता है, लेकिन वो कितना आता है 0 ही होता है, चेक किया क्या 0 का 4% 0 ही होता है, इसलिए आपको उसमें टेंशन नहीं है। जो बेचारा टैक्स ही नहीं दे रहा है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे देगा, ऐसा सोच लिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के कारण इफेक्टिव टैक्स रेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि नहीं? खैर, ये आपको समझा मिस्टर बी का कैलकुलेशन, इसी को हम लोग थोड़ा सा बेटर वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, बाद में जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे केसेस हैं, तो उसमें प्रेजेंटेशन कैसे करना, ऐसे थोड़ी ना सीढ़ियां बना के एग्जाम में, ये आपका बायोलॉजी का पेपर नहीं है जो डायग्राम बना करके आओगे, आपको सिंपल वे में सीधा सीधा लिखना होगा, पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर टोटल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फिर फाइनल टैक्स, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन बाद में बताता हूं, अब ये सिर्फ अमाउंट निकालना था, निकल गया, कितना आया बोलो 62,400। So we are talking about which previous year? Which previous year? 23-24 प्रीवियस ईयर मतलब पढ़ाई वाला ईयर, ऐसे याद रखोगे, ओके, एंड असेसमेंट ईयर मतलब असेसमेंट वाला ईयर, जब आपका असेसमेंट होगा, आपका असेसमेंट कब करेगी इंस्टीट्यूट 24-25 में, आपके लिए वो एप्लीकेबल है, आप बाकी ज्यादा मिक्सअप ही मत करो। वैसे ये जो प्रीवियस ईयर है आपके लिए, ये किसी और के लिए असेसमेंट ईयर भी है, किसके लिए? जिनका अभी एग्जाम हुआ मई 23 में या नवंबर 23 में होगा, करेक्ट, तो उनके लिए वो प्रीवियस ईयर था। सो एवरी ईयर इज एन असेसमेंट ईयर एज वेल एज अ प्रीवियस ईयर। हम लोगों को देखना है कि हमारा कैलकुलेशन किस ईयर के लिए है, इनकम जिस साल में कमा रहे उसके एंगल से उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, उस इनकम पे टैक्स जब असेस कर रहे कैलकुलेट कर रहे उसको क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। खैर वो बाद में वापस से देखेंगे। ये 62,400 इसको हम लोग यहां पर आकर के अपडेट कर देते हैं, तो मिस्टर बी का न्यू रेजिम के हिसाब से टैक्स आया 62,400, ठीक है। अब देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज
एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, यहां तो अलग अलग रेट थे ना, कई 0, कई 5, कई 10, कई 15। एवरेज रेट इज वेरी सिंपल, टैक्स अमाउंट अपॉन टोटल इनकम इंटू 100। 10 लाख पे इतना दिया तो 100 रुपीज पे कितना दिया, कितना आया 6.24%। तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ टैक्स फॉर बी। देखिए फर्स्ट चैप्टर में देयर आर 3 थिंग्स, 3 पार्ट्स इन द फर्स्ट चैप्टर। पहला पार्ट था इनकम के बारे में, ओके। सेकेंड पार्ट था टैक्स का कैलकुलेशन, ओके। और थर्ड पार्ट है अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम, ओके। इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम थोड़े से थियोरेटिकल है, इसलिए मैं उसको थोड़ा बाद में ले रहा हूं, क्योंकि आपको अभी ये समझ आ जाना चाहिए कि टैक्स में कैलकुलेशंस बहुत हैं। एंड खासकर आपको बताया मैंने कल, इनकम टैक्स वाले पार्ट में तो बहुत कैलकुलेशन रहने वाले हैं। इट विल बी मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पेपर। उसके लिए थियोरेटिकल बेस स्ट्रांग रखना है, लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस आपको फटाफट आना चाहिए। इसलिए मैं पहले आपको कैलकुलेशंस करवा रहा हूं, ताकि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अराउज हो जाए, है ना। उसके बाद में सब कुछ करेंगे हम लोग। मैं बुक में जो पेज नंबर 1 पे लिखा है, 2 पे लिखा है, वो सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूं। बुक में आपको जरूर बताऊंगा कि देखो ये हो गया, ये हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा मेरे सीक्वेंस पे, मेरे प्रोसेस पे, ठीक है। ट्रस्ट करना होगा। एक दिन में समझ में भी नहीं आएगा कि अरे आज कहां से क्या हुआ। मे बी मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूंगा कि देखो ये बुक में यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, लेकिन एक दिन में आप बोलोगे सर फिर ये वाला नोट तो आपने समझाया नहीं, इसके सामने जो डब्बे में लिखा है तो बताया नहीं। तो वो बताऊंगा सही समय आने पर सब चीज। वी विल कवर 100% ऑफ द सिलेबस वेरी वेल। तो अभी बी का कितना आया टैक्स, 62,400, मतलब 6.24% आया। 6.24% कई था क्या, कोई परसेंटेज था क्या, नहीं था। दैट इज हाउ द एवरेजेस वर्क, है ना। एक 3 लाख के लेवल पर कुछ नहीं लगा, कोई 3 लाख पे 5% लगा, कोई 1 लाख पे 15 लगा, और फिर आखिरी में 4% जुड़ा। दिस इज कॉल्ड एज द, इसके 2 नाम है, एक नाम है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, दूसरा नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। दोनों का मीनिंग सेम होता है। इज दिस क्लियर टिल हियर? अब डी का ओल्ड रिजिम के हिसाब से अभी नहीं निकाले, बाद में निकालेंगे। पहले सी का कैलकुलेशन करते हैं। अगर वो 50 लाख की इनकम कमाता है तो ऐसा ही स्लैब्स रहेंगे उसके लिए भी न्यू रिजिम में। तो सी का कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, देखिए। सी की जो इनकम है वो 10 लाख पे रुकी नहीं है ना। सी की इनकम 10 लाख पे रुकी नहीं है। इट इज इक्वल टू ₹50 lakhs, मतलब 15 लाख के भी कई ऊपर है। सो हम लोगों को तो और ऊपर तक जाना होगा, ओके। से ये जो लेवल है ये है 50 लाख का लेवल, ओके। और वो सीए है इसलिए ईमानदारी से अपना टैक्स भी बता के, इनकम भी बता के टैक्स भर देता है। सीए लोग तो रहते ही है पैदाइशी ईमानदार, ठीक है। हंस क्यों रहे हो? आप लोगों को सीए बनना है तो पहले ईमानदार बनना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, स्पेशली फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। तो 50 लाख रुपीस की इनकम बताया उसने। अब कहां तक के ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है बताइए? 3339 तक के सेम रहेगा कैलकुलेशन, नो चेंज। समझ रहे क्यों नहीं? क्योंकि वही फर्स्ट 3 लाख पे नील, अगले 3 लाख पे 5%, उसके बाद 3 लाख पे 10%, फिर 9 लाख से नेक्स्ट कौन सा है बेटा, 9 लाख से 12 लाख, ये भी कितना रेंज हुआ, 3 लाख। सीधा 50 पे जंप मत मार लेना, क्योंकि स्लैब्स चेंज होने वाले हैं। 9 लाख से 12 लाख कितना हो गया, रेट लगेगा 15%। तो बताइए टैक्स कितना आता है? 3 लाख का 15% होता है 45,000। यहां पर लिख लेते हैं, ओके। अपना जो पर्सन है वो है मिस्टर सी, अर्निंग ₹50 लाख। मिस्टर सी का केस है। अब कहां तक पहुंच गए हम लोग? 12 लाख की इनकम का असेसमेंट हो गया। आगे का सोच पाए कोई, कर पाए आप लोग? कितना है आप लोगों का फाइनल आंसर? फाइनल, एकदम फाइनल 12 लाख प्लस 4%, 12 लाख 48। लेट अस सी। जिन्होंने नहीं किया क्लास में थोड़ा प्रोएक्टिव बनो। ये देखो ये 12 लाख हो गया, 12 लाख की इनकम तक के कैलकुलेशन हो गया। उसके ऊपर और 3 लाख का है। ये 3 लाख पे कितना, ऑन नेक्स्ट 3 लाख कितना रेट लगेगा? 20%, बोले तो 60,000। 3 लाख का 20% होता है 60,000।
अब हम 15 लाख की इनकम तक पहुंच गए, उसके ऊपर और कितनी इनकम बची, बैलेंस इनकम 35 लाख। तो अब आप लिखो ऑन बैलेंस 35 लाख। ये सबसे बढ़िया इनकम रहती है जिसमें लगता है 30% स्लैब। तो बताइए 30% स्लैब में आना चाहते हैं आप लोग कि 15% तक ही रुकना चाहते हैं? क्या टारगेट है आपका? जिस साल सीए बनोगे उस साल कौन से स्लैब में रहना चाहते हो? सर हम रहना तो चाहते 30% में, बट टैक्स भरना चाहते 15% के हिसाब से। वही तो है ना, हर चीज का एडवांटेज उठाना है आपको, पैकेज नहीं चाहिए। तो 35 लाख का 30% 10,50,000, समझे? सो इसका टोटल कितना आ रहा है आपका? 12 लाख आ रहा है। ओके ओके 1050 और ये सब मिला करके 150 होता है बराबर। टोटल टैक्स आ गया 12 लाख रुपीस। प्लस करना पड़ेगा हमेशा 4%। 4% क्या होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आपका फाइनली टैक्स आ गया 12,48,000 सब मिला करके। तो जो पर्सन 50 लाख कमा रहा है उसको 12.48 लाख का टैक्स देना होगा एज पर द न्यू टैक्स रिजिम। ओके, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो ये देखिए ये 35 कहां से आए, किसी को कंफ्यूजन है क्या? देखिए हम लोग 15 तक के ऑलरेडी टैक्स निकाल चुके हैं। अब 15 से 50 तक कितना बचा? 35 बचा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो 12.48 लाख रुपीस का टैक्स आ गया। तो इसको हम लोग यहां पर अपडेट कर देते हैं 12,48,000, 12.48 लैक्स। ओके, इफेक्टिव रेट बताइए कितना आया? 24.96, मतलब ऑलमोस्ट 25%। दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स। जहां पर जो बहुत कम कमा रहा था उसको तो कुछ भी इफेक्टिव रेट नहीं लगा, और जो बहुत ज्यादा कमा रहा था उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेट लगा। एंड जो मिस्टर बी है उसको तो सिर्फ 6% लगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में आता है ना, उसका ना इनकम बहुत हाई है ना बहुत लो है। सो उसको भरना पड़ेगा टैक्स एज पर 6.24% एवरेज रेट। प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं इसको सर? इसमें किस बात का प्रोग्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है? वैसा नहीं, प्रोग्रेसिव क्योंकि ये सोसाइटल इक्विटी के एंगल से प्रोग्रेसिव है। इसमें इक्विटी हमारी क्रिएट हो रही है। इक्वालिटी इज नॉट इक्वल टू इक्विटी। देखिए दिस वॉज इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी था है ना, इक्वालिटी सबको 10% लगा देते हैं, बट इक्वालिटी सबके लिए सही नहीं है ना। जिसको इसको ए को पैसों की ज्यादा वैल्यू थी, ज्यादा जरूरत थी, तो इसको भी आपने 10% ले लिया। तो इक्वालिटी तो थी, बट यहां पर अब आ गई इक्विटी। इक्विटी मतलब थोड़ा फेयरनेस। मतलब अब आप देख रहे हो कि हाँ भाई जो ज्यादा कमा रहा है ही कैन अफोर्ड टू पे मोर टैक्स, एंड व्हाई नॉट? वी लिव इन अ कंट्री, वी लिव इन अ सिविलाइजेशन जहां पर जो ज्यादा कमा रहे दे शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पुअर। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, यू मे हैव अनदर माइंडसेट, नहीं सर हमने हमारी मेहनत से ज्यादा कमाया तो हम ज्यादा टैक्स क्यों दें? तो ऐसा लोगों का माइंडसेट रहता है। एंड देयरफॉर एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लीव द कंट्री जस्ट टू सेव द टैक्सेस। कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा रहता है। ओके, दैट इज अ लॉस ऑल्सो फॉर इंडिया। लेकिन फिलहाल तो ये सिस्टम है। और अभी तो मैंने 50 लाख के ऊपर वालों के साथ क्या होता है उसकी बात ही नहीं किया। सरचार्ज लगता है ना उनको, तो उसके बाद तो उनका इफेक्टिव टैक्स रेट और बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव टैक्स रेट अभी इतना आ रहा है 50 लाख तक, बट 50 लाख के ऊपर जाएंगे तो और बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, सो इट कैन गो अप टू मोर देन 42%, ऑलमोस्ट 43 तक चला जाता है। लेकिन देखते हैं हम लोग न्यू रिजिम में कितना जाएगा, ओल्ड में कितना, वो सब देखेंगे। सो अभी ये समझ में आया क्या आपको? ओल्ड रिजिम की कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग, बट उसके पहले ये वाले टेबल को क्लोज करते हैं। मतलब जो मेन समझना था प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का डिफरेंस। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा था? डायरेक्ट टैक्स था। प्रोपोर्शनल टैक्स तो होता ही नहीं है, इनकम पे ऐसा कोई टैक्स डायरेक्ट परसेंटेज के रूप में लगाया ही नहीं जाता है ना। ये प्रपोज्ड है लेकिन ये अभी फिलहाल तो आने वाला नहीं है कई सालों तक के। अब रिग्रेसिव टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें आप जो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, जो आप देते भी हो इनडायरेक्टली, जीएसटी बराबर। तो अब मुझे सोच के बताइए कि कंजम्पशन, ये तीनों में से कौन प्रोपोर्शनेट टर्म्स में कंजम्पशन ज्यादा करेगा इनकम के प्रोपोर्शन के टर्म्स में?
ए ज्यादा करेगा, क्योंकि ए की इनकम कम है, तो उसके पास इतना स्कोप नहीं है कि पहले मैं 2 लाख में से 1 लाख इन्वेस्ट कर देता हूं स्टॉक मार्केट में, बचे हुए 1 लाख में से अपना गुजारा कर लूंगा, बिकॉज महंगाई भी है ना, टमाटर के भाव कितने हो गए हैं, तो उसको खर्चा तो करना पड़ेगा। सो आउट ऑफ द 3, अगर हम लोग तीनों को रैशनल पर्सन माने तो ए एक ज्यादा प्रोपोर्शन अपनी इनकम का कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन में डालेगा, बहुत कम पोर्शन शायद सेव कर पाएगा। ठीक है, चलो नाउ व्हाइल डिस्कसिंग दिस लेट अस इग्नोर दैट देयर वाज एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये तो आप बोलोगे सर वो तो डायरेक्ट टैक्स दे दिया, उसके पास पैसा इतना बचा, तो वो इग्नोर करो, हम लोग सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं। मान लो सिर्फ ये सिस्टम रहता था, तो ए 2 लाख में से कितने का खर्चा करता था, से फॉर एग्जाम्पल 1,80,000 का खर्चा करता था, 1,80,000 का 20,000 फिर भी बचा लिया। अपने यहाँ इंडिया में फिर भी कल्चर है पुराने समय से कि बचाते ही रखो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखो, है ना, कहाँ कहाँ पैसा निकलता है ना, पुराने घरों में कहाँ कहाँ दीवालों में या तो फिर जमीन में गाड़ के रखते, खजाना मिलता है कभी कभी, पता ही नहीं रहता है 2-2 जनरेशन को, लेकिन ये हमारे कल्चर था, है ना, कभी आपके दादाजी के तकिए के कवर में देखना कुछ मिल जाएगा तो। ठीक है, सो 1,80,000 रुपीज मान लो खर्च किया, उस पे से जीएसटी लग गया, जीएसटी का जो भी रेट आपको पकड़ना है, कितना मानते बोलो, से 5%, ओके, से 5% का जीएसटी लग गया, तो कितना आ गया जीएसटी का अमाउंट, 9,000, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि ए को बेयर करना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग दैट दिस अमाउंट इज बिफोर जीएसटी, तो इसके ऊपर 5% लगा, तो उसका टोटल एक्चुअली 189 खर्चा हो गया, क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो 9,000 उसी को बेयर करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट हिज प्रपोर्शन ऑफ टैक्स अपॉन हिज इनकम। टैक्स कितना है 9,000, इनकम कितनी है 2 लाख, तो एवरेज रेट बताओ कितना बेचारे ने बेयर किया, 4.5%, ओके, इस पे एवरेज रेट आया 4.5%। अब क्या क्या समझे क्या बेटा, 9,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, उसने अपनी 2 लाख इनकम में से 9,000 जीएसटी के रूप में पे किया, 4.5% उसने जीएसटी पे किया है। तो रियल लाइफ में आपको बताऊं तो एक्चुअल में हमारा जो टैक्स रेट है वो 30% नहीं है हाईएस्ट, सरचार्ज नहीं भी है तो भी इनकम टैक्स तो लगता ही है 20-30%, प्लस जीएसटी भी इनडायरेक्टली हम बहुत सारा पे करते हैं, जीएसटी भी इनडायरेक्टली बहुत सारा हम लोग पे करते हैं, बट वो इनडायरेक्ट होता है तो हमको उसका पिंच फील नहीं होता है, डायरेक्ट होता है तो हमको उसका पिंच फील होता है, ओके, जस्ट ये डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई पे करता है एट एवरी इंस्टेंस दैट यू गो एंड बाय समथिंग और अवेल सम सर्विसेज, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस मिला करके इफेक्टिवली आपका टोटल टैक्स तो बहुत हो जाता है, इजीली मोर देन 50% हो जाता है आपकी इनकम का, तो इसलिए आपने बहुत केयरफुल रहना है वाइल स्पेंडिंग, है ना, बिकॉज उसमें बहुत सारा टैक्स का कंपोनेंट है, एंड आप जो इनकम स्पेंड कर रहे हो दैट इज आफ्टर योर इनकम टैक्स हैज बीन ऑलरेडी पेड, नेट इनकम में से खर्चा करते हो ना बेटा, तो ये सब समझो। अभी तो आपके पेरेंट्स आपको इनकम दे देते हैं, है ना, पॉकेट मनी पे आपको टैक्स नहीं लगता है, इनकम फ्रॉम मदर सोर्सेज हो गया, है ना, अपने यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नाम का एक टॉपिक है, अभी आपका इनकम फ्रॉम फादर एंड मदर सोर्सेज, लेकिन आगे जब आप लोग इनकम कमाओगे, रिस्पॉन्सिबल बनोगे, तो आपने बहुत केयरफुल रहना है खर्चा करने के पहले, क्योंकि आप खर्चा, आप क्या सोचोगे, अच्छा कंपनी ने मेरे को 20 लाख की सैलरी दे रही है, तो लेकिन 20 लाख में से टैक्स काट के आपको 16 लाख मिल रहा है, पहली बात तो ये इन हैंड, और फिर और पीएफ वगैरह का भी कंट्रीब्यूशन कटता है, तो और बोनस वोनस कभी नहीं मिलता है, तो आपको से 14-15 ही मिला, लेकिन आप 20 लाख के हिसाब से सोच रहे हो, और फिर आप जो खर्च कर रहे हो उसमें भी आपको कंटिजेंसीज वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें बहुत सारा टैक्स आप पे करते हो, तो यू शुड बी केयरफुल। आई एम नॉट सेइंग कि बी वेरी माइजर, कंजूस मत बनो, लेकिन बी फ्रूगल, मतलब कि जो खर्चा करना चाहिए उतना ही करो, डू नॉट ओवर स्पेंड, बिकॉज ऐसे चिंटू जैसे लोगों को मैं जानता हूं जो इस अमाउंट से भी ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो और ज्यादा डेट में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल अपनी वैसी बढ़ा लिया है ना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना। अब जैसे मैंने एक बार ये आईफोन 14 खरीदा है, तब अगला फोन में इससे लोअर वर्जन तो शायद ही लूंगा, अगला फोन जब भी लूंगा वो इससे और महंगा वाला और बेटर वाला ही लूंगा, बिकॉज डू यू थिंक आई विल बी सेटिस्फाइड विद अ लोअर क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफी इन फ्यूचर? नो। और मैं तो फिर भी चलो
मेरे उतने शौक नहीं, लाइफस्टाइल मेरा उतना कुछ मैंने हाईफाई नहीं किया, मैं तो साइकिल से क्लास में आता हूँ। लेकिन जिसने मान लो एक 20 लाख की कार खरीद लिया, वो अगली कार 30 की खरीदेगा, अगली कार वो 8 लाख की नहीं खरीदेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो आप लोग भी ध्यान रखना, चिंटू के साथ में इसको लगता है बहुत पैसा है, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज्यादा गरीब तो ये लोग रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लोन लेके बैठे रहते हैं, है ना। हाउसिंग लोन अलग, कार लोन अलग, बिजनेस लोन अलग। तो व्हाट अपियर्स टू बी इज नॉट ऑलवेज द केस। मराठी में बोलते हैं, हाँ, जैसा दिसते तथा तसा नसते। ठीक आहे, मला मराठी आवड नाही, आवड़ है लेकिन येत नहीं, मतलब आती नहीं है। ओके, आती नहीं इसलिए तो आवड़ नहीं बोला ना। ओके, सो ओके 10 लैक्स। अब ये मिस्टर बी ये कितना स्पेंड करेगा बताइए, 10 लैक्स पे कितना प्रोपोर्शन स्पेंड करेगा। जैसे आपने बोला ए तो 90% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर रहा है, मिस्टर बी थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, उसके पास में डिस्क्रिशनरी इनकम ज्यादा रहेगी। डिस्क्रिशनरी मतलब जहां पर उसको चॉइस मेकिंग आ गई, उसके बेसिक खर्चे तो वो कर ही लेगा पूरे। 10 लाख जो कमा रहा है साल का, एटलीस्ट आप ये इंश्योर कर सकते हो कि वो अपना रेंट दे देता होगा, अगर रेंट पे रहता है, खाने पीने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, वाईफाई का कनेक्शन, वो भी तो बेसिक नेसेसिटी हो गई, है ना, मोबाइल का रिचार्ज, ये सब तो कर ही लेता होगा वो। लेकिन उसके अलावा भी उसके पास कुछ पैसे बचते होंगे, उसमें से भी कुछ खर्चे करता होगा, मूवी जाना है ना, या तो फिर घूमने जाना है, ड्राइव पे जाना है, पेट्रोल का खर्च, पेट्रोल उड़ाना है ना, इंडिपेंडेंस डे के दिन अब वो निकालना है झंडे की पूरी है ना। तो ये सब भी खर्चा इसने किया, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने बीकॉम किया, इसके पास पैसे है 10 लाख रुपए, लेकिन फिर भी कंपेयर टू ए ये थोड़ा ज्यादा सेव कर पाएगा कि नहीं, लगता है कि नहीं। मैं परसेंटेज टर्म्स में नहीं, मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में तो करेगा ही, ये ए तो 20,000 ही सेव कर पा रहे हैं, ये सिर्फ 1 लाख नहीं ज्यादा सेव करेगा, ऐसा मान सकते हैं अपन। लेट अस अज्यूम रैशनली कि मिस्टर बी ए के प्रोपोर्शन से कम ही स्पेंड कर रहे हैं। कितना स्पेंड करेगा बताइए, से 70% कर रहे हैं, तो कितना रुपए हो गया, 7 लाख रुपए इसका स्पेंडिंग। 30% सेव कर लिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इस फ्यूचर। बट ये 7 लाख पे भी उसको लग गया 5% का जीएसटी, क्योंकि जीएसटी देते वक्त आपको सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करते वक्त ये नहीं पूछता कि आप कौन हो, आपकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से हम 5% नहीं तो 12% का रेट लगाते हैं। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल पर्सन वाइज, इट इज एप्लीकेबल गुड्स और सर्विस वाइज, उसके ऊपर उसका रेट है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, अब जाने दो, सिगरेट वगैरह तो आप कंज्यूम नहीं करते ना, क्योंकि उसमें आप जीएसटी भी देते हो और एक्साइज ड्यूटी भी देते हो, है ना। तो कभी देश सेवा का अगर आपको बहुत इच्छा जागरूक हो जाए तो नियरेस्ट पांठेला पे जाकर के। ओके, सो और आजकल तो मैंने सुना अलग अलग मिलती भी नहीं है, पूरा पैक ही खरीदना होता है ना श्लोक, मिलती है अलग अलग मिलती है, लेकिन वो इलीगली बेचते, अलाउड नहीं है बेचना, पता है क्या आपको। हाँ, सो गुड। तो उसमें भी वो बहुत ज्यादा चार्ज करते पर सिगरेट, है ना। कितना रुपए लेते जाती, 20 रुपए देकर आए अभी, लेकर आए क्या क्या, टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा के। अच्छा, टैक्स बढ़ गया तो अभी 20 रुपए की हो गई। अभी एक सिगरेट कितने की आती है, पहले 18 रुपए की आती थी। अच्छा, हाँ हाँ, तो भी कोई एक पता तो हो गई ना, बताओ ना। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें टैक्स कितना है वो कैलकुलेट कर लेना कभी बैठ के, है ना। आप मतलब गवर्नमेंट को इमेंसली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एक तो आपका भी लाइफ स्पैन कम हो रहा है, तो आपका भी इकोनॉमी पे बर्डन कम रहेगा फ्यूचर में, है ना, मतलब इकोलॉजी पे भी बर्डन कम रहेगा, और यहाँ पर भी टैक्स भी दे रहे हो सीधा सीधा, जीते जी भी हम टैक्स देंगे, मरने के जल्दी मर जाएंगे। सो ये 35,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 10 लैक्स कितना हुआ बोलो, 3.5%। तो अब देखो क्या मजे की बात हो रही है, अब मिस्टर बी पे जो इफेक्टिव टैक्स रेट लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो ए के कंपैरिजन में कम है। जो ज्यादा कमा रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स कम दे रहा है, ये तो उल्टी बात हो गई। जो कम कमा रहा है वो बेचारा इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ये तो देश को और पीछे लेकर चले जाएगा। लेकिन सर फिर ये है ही क्यों, जीएसटी अबॉलिश करने का सजेशन दे देते हैं अपन, फाइनेंस मिनिस्टर को ईमेल लिख देते हैं कि लेट अस अबॉलिश जीएसटी बिकॉज इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, अबॉलिश कर देते हैं,
तो फिर देश का जो 1% जनता इनकम टैक्स भरती है उनके ऊपर और टैक्स बढ़ाना पड़ेगा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, है ना। चलो रिटर्न तो ज्यादा लोग फाइल करते हैं लेकिन टैक्स तो सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ के बीच में लोग भरते हैं। तो बताइए मुझे मंजूर है क्या आपको? आप लोग तो फ्यूचर के इनकम टैक्स पेयर्स बनने ही वाले हो क्योंकि आप लोग सीएस हो, इनकम भी अच्छी कमाओगे, ईमानदारी से बताओगे, मुझे पता है। तो बताइए आपको इतना बर्डन कबूल है क्या फ्यूचर में कि जीएसटी के साथ में रहने दो, रहने दो, क्योंकि इनकम टैक्स और कितना बढ़ाएंगे? ऑलरेडी 30% का हाईएस्ट स्लैब है, अब उसको क्या 50 करेंगे, 60 करेंगे, 97.75 करेंगे? देश छोड़ के नहीं भाग जाएंगे फिर लोग। सो दैट इज द थिंग, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इवन दो इसके अपने आप में कुछ लिमिटेशन है, ये इनके लिए फेयर नहीं है, और जो एकदम हाई नेट इनकम अर्नर्स हैं उनके लिए तो और भी फेयर नहीं, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इनके लिए तो बहुत ज्यादा फेयर है। खैर इसके लिए भी ठीक नहीं है, ये तो हर तरफ से मरता है। जो मिडिल क्लास वाला पर्सन रहता है ये तो भी बिजनेस बिजनेस दिखा के टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं, ये तो कोई टेंशन नहीं है, सब्सिडी वगैरह उठाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? इस टाइप के बीकॉम वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या होता है इनको, इनकी ऑफिशियल सैलरी इनकम आती है मोस्टली, उसमें ज्यादा कोई टैक्स प्लानिंग होती नहीं है ना, बहुत ज्यादा कोई डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, और सब कुछ जनरली चेक से या बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है तो छुपा भी नहीं सकते ये भी, और इनके खर्चे भी रहते हैं, इनको तो लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, क्योंकि मिडिल क्लास के एस्पिरेशन रहते हैं हाई क्लास वाले, है ना, लेकिन इनकम उतनी हाई नहीं रहती है। सो ये लोग डेट ट्रैप में भी फंसते। तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जिसमें से आप और मैं अपने अपन बहुत लोग मिडिल क्लास में फंसे हुए हैं। ओके, बस उससे कितने जल्दी कैसे बाहर निकलना है उसके लिए अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, है ना। सो मिस्टर चिंटू के जैसे बनो, बी लाइक चिंटू, एंड चिंटू के जैसे बनने के बाद भी इतना टैक्स नहीं भरना है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे आप उसकी भी प्लानिंग कर सकते। प्लानिंग बोल रहा हूं, इवेजन नहीं बोल रहा हूं। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, प्लानिंग एंड इवेजन। प्लानिंग मतलब कि आप लेजिटिमेट वे से टैक्स को प्लान कर रहे हो, इनकम को वैसे वैसे आप कर रहे हो कि आपको टैक्स कम लग रहा है, जो भी टैक्स में लॉ में जो लेजिटिमेट बेनिफिट है वो आप उठा रहे हो। और इवेजन मतलब आप लिटरली चोरी कर रहे हो, है ना। छोटा आदमी छोटी चोरी करता है, बड़ा आदमी बड़ी चोरी करता है। आपने कोई इनकम कमाया और आपने कैश में ले लिया, आपने कहीं दिखाया नहीं, कैश में उसको खर्च कर दिया, तो ये तो चोरी हो गई, है ना, ये गड़बड़ हो गई। ऐसा मैं बिल्कुल कभी एंकरेज नहीं करूंगा आपको, लेकिन आप में से फिर भी कई लोग एंकरेज रहोगे वो सब करने के लिए, बट देन बी केयरफुल ऐसे ऐसे आइटम करोगे तो, है ना। जैसे आपको पता होगा, मूवीज में देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब देते हैं, चेक से देते हैं क्या? किस नाम से चेक बनो आपकी रिश्वत का? कैसे देते हैं? कैश, वो भी टेबल के नीचे से, ताकि सीसीटीवी में ना दिख जाए, है ना। सीसीटीवी तो आजकल आए हैं वैसे। ब्राइब देते, कैश में देते हैं सब चीजें, या पेटी में देते हैं, है ना, कि आपकी पेटी आपको पहुंच जाएगी। सो ऐसा। और उसका क्या करते होंगे वो लोग? उसको ऑफिशियली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे क्या? नहीं, फिर क्या करते होंगे? उसकी मदद से क्या करते होंगे? फिक्स डिपॉजिट में डाल देते बैंक में जाके, हमारे पास पैसा है ले फिक्स डिपॉजिट, फंस जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जनरली इन्वेस्ट करते, रियल एस्टेट में, जहां पर आपने सुना होगा कच्चा पक्का कच्चा पक्का, हाँ, तो कुछ पोर्शन पक्के में देते, चेक से देते हैं, बैंकिंग मोड से जो रिकॉर्ड पे रहता है, और बहुत सारा पोर्शन कैश में देते हैं। वन ऑफ द रीजन व्हाई द डिमोनेटाइजेशन हैड टुक प्लेस, मेन रीजन तो टेररिज्म था, पाकिस्तान के पास में काउंटरफिट नोट्स थे, मशीन आ गई थी, लेकिन अनदर रीजन वाज दिस, एक्सेसिव ब्लैक मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। जितना ब्लैक मनी रहेगा, ब्लैक कलर की नोट नहीं, ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? जो रिकॉर्ड पे नहीं है, विच इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, है ना, जो कैश में चल रहा है, जिसपे कोई टैक्स नहीं भरा जा रहा है। एंड एज पर द एस्टिमेट एट दैट टाइम इट वाज 5 टाइम्स, हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी थी वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के 5 टाइम्स थी। अगर मेन स्ट्रीम इकोनॉमी 20 लाख करोड़ की है तो वो 100 लाख करोड़ की थी। ओके, अभी आज के डेट में क्या पोजीशन है आई डोंट नो, फिर भी ये बात तो पक्की है कि खत्म नहीं हुई है। ओके, फिर भी बहुत सारे सेक्टर्स डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद मेन स्ट्रीम में आए हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर पहले मोस्टली ब्लैक में ही चलता था, अभी मेन स्ट्रीम में आया है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मेन स्ट्रीम में आई है अभी, फिर भी अभी बहुत कुछ नहीं भी आया है। सो चलिए, आपको समझ रहा है क्या? अब ये जो 50 लाख रुपीस सी ने कमाया, अब इसके पास तो सबसे ज्यादा डिस्क्रिशन है, अच्छी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के बावजूद इसके पास बहुत पैसा बचने वाला है, क्योंकि वो 50 लाख रुपीस कमाया है। तो कितना खर्च करता होगा, एस्टिमेट करो। क्या 50 में से 48 खर्च कर देता होगा, या 20, 25, है ना। प्रोपोर्शन अपने को इससे कम रखना पड़ेगा।
तभी अपना एग्जाम्पल बैठेगा। ये 10 लाख में से 70% करता है, तो ये 50 लाख में से समझो 50% करता है समझो, तो ये कितना कर रहा है 25 लाख। कितना हो गया 25 लाख का 5%, इसको टैक्स देना पड़ रहा है सिर्फ 1,25,000। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप, वैसे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन उसके लिए उसकी इनकम का ये कितना प्रोपोर्शन है, एवरेज रेट कितना आ रहा है 2.5%। 1.25 lakhs अपॉन 50 लाख, एवरेज रेट आया 2.5%। आया क्या समझ में? तो ऐसा हो जाता है, average rate of tax when it is an indirect tax actually goes on reducing as the income level rises, but इतना आसान नहीं, इतना सिंपल नहीं है जो मैंने आपको बताया रियल लाइफ में। जीएसटी का सिर्फ 5% का रेट नहीं हर जगह, पहली बात तो जीएसटी के जो रेट्स हैं वो जो एक्स्ट्रा एसेंशियल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि एजुकेशन सर्विसेज हो गई, है ना, जैसे कि कुछ अनब्रांडेड फूड हो गया, वो सब पे एग्जेम्प्ट होता है, तो उस पर रेट लगता ही नहीं है। तो एक्चुअली ये इतना रिग्रेसिव नहीं जितना यहाँ आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एंड कुछ बहुत ज्यादा लग्जरियस कमोडिटीज रहती हैं, जैसे आप कोई लग्जरियस कार खरीद रहे हो या आप ये टोबैको वगैरह ले रहे हो, सिगरेट ले रहे हो, तो जो सिन प्रोडक्ट्स हैं उस पर रेट बहुत बढ़ा देते हैं, एज हाई एज 28%। समटाइम्स उस पर और सेस भी लगा देते हैं, जीएसटी में भी सेस होता है, वो हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं रहता है, वो कॉम्पेंसेशन सेस के नाम से होता है। तो इसमें भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मिस्टर ए जो है ये बहुत सारे हाई वैल्यू के खर्चे नहीं करेगा, लाइक ये जाके फरारी नहीं खरीदेगा, लेकिन हो सकता है ये जाकर के फरारी खरीद रहा है ना, हो सकता है कि ये जाकर के ये भी कोई मोटर बाइक या कार खरीद रहा है, तो उस पर रेट थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, है ना। लेकिन आप जो दवाई खरीद रहे हैं उस पर रेट थोड़ा कम रख सकते हैं, कुछ कुछ एसेंशियल दवाइयों को एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। दवाइयों पे जीएसटी लगता है, कुछ कुछ दवाइयों पे एग्जेम्प्ट है, ऐसे ही खाने पीने के प्रोडक्ट्स पे है। राइस पे जीएसटी कुछ कुछ केसेस में लगता है, ब्रांडेड रहे तो, बासमती राइस आप खरीदते हो तो लगता है, लेकिन बाकी कुछ कुछ जगह एग्जेम्प्ट रहते हैं। सो वो जीएसटी में उन लोग ने क्लासिफिकेशन किया है। तो दिस इज हाउ आवर रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम वर्क्स। हम लोग को दोनों पढ़ना है। आवर इकोनॉमी इज करंटली डिपेंडेंट ऑन बोथ, एज वी हैड सीन यस्टरडे इन दिस चार्ट, कि दोनों टैक्सेस जो है, इतना इनडायरेक्ट टैक्स और नीचे वाला डायरेक्ट टैक्स, दोनों टैक्सेस टुगेदर कंट्रीब्यूट अ मेजर पोर्शन टुवर्ड्स आवर टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। टोटल जो गवर्नमेंट का रिसीट्स है, इनकम वर्ड भी सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिसीट्स बोरोइंग से भी आती हैं, गवर्नमेंट की रिसीट्स टैक्सेस से भी आती हैं, और कुछ कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी छोटा मोटा रहता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों टैक्सेस फिलहाल तो है एंड रहेंगे, वी कैन नॉट डू अवे। ये टैक्सेस को और भी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मेन पर्पस तो क्या बताया आपको, रेवेन्यू कलेक्शन। दूसरा एक पर्पस होता है कि हमको अगर रीजनल डिस्पैरिटी को ठीक करना है, जैसे इंडिया में मान लो कोई स्टेट बहुत एडवांस्ड है और कोई स्टेट बहुत बैकवर्ड है, इंडिया में है ऐसा? टेल मी नेम ऑफ एनी एडवांस स्टेट। महाराष्ट्र, गुजरात, these are advanced states in terms of technology, industry and commercial facilities, etc., infrastructure. Tell me name of certain backward states. Bihar, yes, yes, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो बहुत सारा उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। सो अब गवर्नमेंट को अगर प्रमोट करना है, नाउ सर्टेन स्टेट्स, खास करके जो हिमालयन रेंज में जो स्टेट्स आते हैं, दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म इकोनॉमी, बट अगर टूरिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो इरेटिक रहेगा। तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने इंकरेज किया लोगों को कि आप वहां जाके इंडस्ट्री सेटअप करो, हिमाचल प्रदेश में जाओ सेटअप करो, तो आपको हम लोग इंसेंटिव देंगे। आपको हम लोग इंसेंटिव कैसे देंगे, वहां पर इंडस्ट्री बनाया, उस पर प्रॉफिट कमाया, उसमें तो टैक्स रेट कम लगाएंगे, महाराष्ट्र में कमाओगे तो टैक्स रेट ज्यादा लगाएंगे। तो ऐसे इंसेंटिव देते हैं गवर्नमेंट टाइम टू टाइम टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी। तो टैक्स के थ्रू ऐसा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होता है। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इसकी, जो डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर है, वो तो हो ही रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स के थ्रू पूरा। इवन रिग्रेसिव में दे आर टेकिंग केयर, इनडायरेक्ट टैक्स में, कि जो कमोडिटी पुअर भी कंज्यूम करते हैं, जो सबके लिए एसेंशियल है, लेट अस नॉट इंपोज जीएसटी ऑन दैट, है ना। और जो कमोडिटी थोड़ा लग्जूरियस टाइप के सेगमेंट में आती है, उस पर जीएसटी लगाएंगे, है ना। अब देखिए, मेरे ख्याल से कोचिंग क्लासेस पे भी जीएसटी हटा देना चाहिए, क्योंकि कोचिंग क्लास आज की डेट में सीए के फील्ड में तो हर एक बच्चा ज्वाइन करता ही है मोस्टली, लेकिन बाकी भी स्टैंडर्ड 10 तक की भी जो कोचिंग होती है, ऑलमोस्ट हर बच्चा ज्वाइन करता है क्लासेस।
ट्यूशन लगाते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज द स्कूल्स आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट लेवल ऑफ एजुकेशन. सो स्कूल की फीस एग्जाम्प्ट है, क्या सोच के, अरे अल्टीमेट यूजर कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, उसकी फैमिली पे बर्डन नहीं जाना चाहिए, एग्जाम्प्ट कर दिया. बट वही स्टूडेंट तो स्कूल में पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए कहा जाता है ट्यूशन या कोचिंग में. तो आप कोचिंग में क्या बोल के लगा रहे हो, ये तो प्राइवेट बॉडीज है, इन पे लगाओ. कोचिंग को हमेशा डेमोनाइज किया जाता है कि ये तो प्राइवेट बॉडीज है, इन पे टैक्स लगाओ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली टैक्स कोचिंग वाले थोड़ी ना बेयर कर रहे हैं. बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स बेयर कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स एंड उनकी फैमिली. सो मेरा ये लॉजिक है कि भाई आपका लॉजिक अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एग्जाम्प्ट करने का है तो कोचिंग को भी उसमें कवर करके उसको भी एग्जाम्प्ट करना चाहिए. बट अब उसको अगर एग्जाम्प्ट करेंगे तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को. ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें पीछे आना बहुत मुश्किल है, जिसका टैक्स रेट हटाना बहुत मुश्किल है, और वो कभी करेंगे भी तो ऐसे समय पर करेंगे जब उनको पॉलिटिकली भी उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि हर चीज सिर्फ इकोनॉमिक के एंगल से नहीं देखी जाती है, बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, समझ रहे कि नहीं. ओके, सो ऐसा है बेटा. तो प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स बोथ सिस्टम्स आर देयर टू स्टे. हम लोग फिलहाल इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ आवर क्लासेस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इनकम टैक्स पार्ट. इज दिस क्लियर, जिसमें हायर इनकम वाले पर्सन पे ज्यादा टैक्स लगेगी. अब इसमें इनकम का जो कैलकुलेशन है ये भी अपने आप में एक स्पेशल पूरा तरीका है, और टैक्स का कैलकुलेशन तो हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर ही लिया है, स्लैब रेट वाइज होता है. फर्स्ट चैप्टर में टैक्स के ये जो जनरल कैलकुलेशन से सीख लेंगे, उसके अलावा कभी कभी कोई कोई स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी लगता है. जैसे कि कैपिटल गेन पे अलग टैक्स लगता है. आप जो शेयर से इनकम कमाते हो ना, शेयर्स खरीद के बेचा, अनुज आप तो नहीं कमाते हो, गुड. सो बेटा अभी ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करना है, अभी आप स्टूडेंट हो, अभी शेयर मार्केट में जाके ट्रेडिंग करोगे तो आपको उसी में मन लगा रहेगा, क्लास में बार बार चेक करोगे, और लॉस तो होगा ही होगा, ट्रेडर्स को लॉस होता ही है ना. अभी ट्रेडिंग वगैरह में ध्यान मत देना. लेकिन मान लो आप कर ही रहे हो, मानते नहीं, तो आपको उसमें लगता है एक स्पेशल 15% का रेट लग जाता है. अगर मैंने कोई कंपनी का शेयर खरीदा और से 200 रुपए में खरीदा, 300 रुपए में बेच दिया कुछ समय के बाद, बोलना बहुत आसान है, 200 का 300 होने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है. तो बेच दिया 200 से 300 में से 3 महीने के बाद बेच दिया, बढ़िया, 3 महीने में 50% प्रॉफिट कमा लिया. तो वो जो 100 रुपए कमाया उस पर मुझे 15% का टैक्स रेट लगता है फ्लैट. उसमें मुझे ये कोई स्लैब रेट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा रहता है. देन अगर मैंने 1 साल होल्ड करने के बाद बेचा, 200 में शेयर खरीदा था, 1 साल होल्ड करने के बाद 350 में बेचा से, तो जो 150 रुपए कमाया उसको कैपिटल गेन बोलते हैं. बट वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड किया था. उस पर अब टैक्स रेट और कम है, गवर्नमेंट ने और कम रखा है 10%. गवर्नमेंट वांट्स टू एंकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रेदर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 15%, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 10%, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग. आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचो तो वैसा. लेकिन एक एग्जाम्पल बताया, प्रॉपर्टी के केस में आप जो लैंड बिल्डिंग वगैरह 3 साल के पहले बेच देते हो अगर, उसमें जो कैपिटल गेन हुआ उस पर स्लैब रेट्स के जैसा ही टैक्स लगता है. लेकिन 3 साल के बाद से, इनफैक्ट 2 साल हो गया लैंड और बिल्डिंग में, 2 साल के बाद अगर बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म गेन होता है, उसमें एक इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है, और टैक्स रेट फ्लैट 20% लगता है. उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि स्लैब रेट्स के हिसाब से जाना. तो अच्छा है कि बुरा है वो नहीं पता, बट क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना. वी मे डिस्कस कि भाई ये रिच को इतना टैक्स लगा रहे हैं, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, या आप ओपिनियन अपना बिल्कुल आपने बनाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स. लेकिन वो जो आप जो भी बोल रहे हो वो आपका ओपिनियन है. द फैक्ट रिमेन्स दैट टुडे दिस इज द सिनेरियो, है ना. आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो देयर मे बी चेंजेस. ओके, आज इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का है. सो ये हो गया बेटा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसके हिसाब से हमने टैक्स भी निकाल लिया. अब यही पर यही 3 लोगों के लिए हम लोग ओल्ड रिजीम में भी कितना टैक्स आता है ये भी निकालना चाहते हैं. मान लो ये 3 लोग रेसिडेंट है, इंडिया के हैं, और इनकी एज 60 से कम की है, ठीक है. क्योंकि ओल्ड रिजीम में हम लोग एज भी देखते हैं. 60 एंड अबव वाले जो पर्सन रहते हैं उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स. 80 एंड अबव वाले जो पर्सन रहते हैं उनको बोलते हैं वेरी सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है. तीनों के लिए अलग अलग स्लैब रहता है. 60 के नीचे वालों के लिए अलग,
60 से 80 वालों के लिए अलग, 80 के ऊपर वालों के लिए अलग रहता है। ठीक है, ध्यान ध्यान रहेगा आपको। अब क्या स्लैब रेट्स है, देखिए इसके स्लैब रेट्स आपको वो वाला एक चार्ट बताया था मैंने, उसमें भी दिया है, यहां पर भी देखिए मैंने लिखा है। ये नॉर्मल स्लैब रेट्स है, 0 to 2.5 लाख नील। एज पर विच रिजिम बेटा, एज पर द ओल्ड रिजिम। ओके, व्हेन यू आर ऑप्टिंग टू शिफ्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 BAC, डिफॉल्ट में आपका वो वाला रिजिम रहेगा, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और आप उसे शिफ्ट आउट कर सकते हो और ये वाली रिजिम में आ सकते हो उस साल के लिए, ओल्ड रिजिम। इसमें 2.5 लाख तक की नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ठीक है, ऐसा है। अब इसमें आप मुझे बताइए कि यहां पर तो 10 लाख के ऊपर ही 30 आ गया है, तो अगर सेम इनकम लेंगे तो ओल्ड में ज्यादा टैक्स दिखेगा कि न्यू में ज्यादा टैक्स दिखेगा? ज्यादा टैक्स ओल्ड में। देखते चलिए, मिस्टर ए जो है अंटू, उसकी 2 लाख की इनकम थी, सिर्फ ये वाला आपको अप्लाई करना है। हाँ, ये वाले स्लैब्स हैं। बताइए उसका 2 लाख की इनकम है, टैक्स कितना आएगा? नील। चलो मिस्टर ए का तो सेम आ गया, ओल्ड में भी 0 था, न्यू में भी 0 है, नील। इसका भी इफेक्टिव टैक्स रेट दोनों केस में 0%। बढ़िया, एक नंबर। इसको तो रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करना पड़ता है अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट न्यू स्कीम में 3 लाख है, 115 BAC में 3 लाख है, और ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख है। इसकी इनकम दोनों में से कम है, दोनों से ही कम है, तो इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब मिस्टर बी जो कि कमा रहा है ₹10 लाख, इसको ओल्ड रिजिम के हिसाब से, देखिए आपके पास में स्लैब्स अवेलेबल है, या आपको स्लैब्स बताया। आप ये साइड वाला अभी मत देखो, वो सीनियर सिटीजन के लिए है। आप इनका बताइए, 10 लाख यदि कमाता है तो कैलकुलेशन कैसे करोगे मिस्टर बी का? दिख रहे हैं स्लैब्स आपको, 4 ही स्लैब्स हैं, ये तो सिंपल है। लेकिन बताइए क्या हो गया, मिस्टर बी कितना इनकम कमा रहे हैं? मिस्टर बी TI मतलब टोटल इनकम इज इक्वल टू 10 लाख एज पर द न्यू रिजिम, सॉरी एज पर द ओल्ड रिजिम। यहां पर मैं लिख देता हूं ओल्ड रिजिम। ऑप्टिंग आउट बताइए कैसे करेंगे? ऑन फर्स्ट 2.5 लाख कितना टैक्स आएगा? 0, नील। 10 लाख तक जाना है, 0 से 10 लाख तक, 0 से 2.5 तक के 0, 2.5 से नेक्स्ट थ्रेशोल्ड किधर है? 5, 2.5 से 5 का रेंज में कितना इनकम होता है? ये रेंज में 2.5 की इनकम होती है, उस पर कितना रेट है? 5%। तो हम बोलेंगे ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख, मतलब कि ब्रैकेट में लिख लो 2.5 लाख टू 5 लाख वाली जो रेंज है वो, ठीक है, वो रेंज में कितना परसेंट बोला आपने? 5% के हिसाब से कितना टैक्स आ जाएगा बोलो? 12,500। अब हम कहां तक पहुंच गए? 5 लाख तक। अब नेक्स्ट कहां तक जाना है? 10 लाख तक। सो ऑन नेक्स्ट बोल सकते या बैलेंस भी बोल सकते, 5 लाख, मतलब फ्रॉम 5 लाख 1 रुपी टू 10 लाख रुपीज, इट विल बी एट द रेट ऑफ 20%। डिड यू नोटिस द रेट्स? ये रेट कितना है देखो, 20% है 5 लाख से 10 लाख में। सो कितना हो जाएगा बोलो? 5 लाख का 20%, 1 लाख, 5 लाख का 20%, 10 लाख का नहीं लेना है, ये 5 लाख की रेंज पे लेना है। आ रहा है समझ में? ये 0 से 2.5 लाख था, फिर 2.5 से 5, 5 से 10 लिखना है, ऐसे है आइडियली। अब इसमें आपने ऐड कर लेना है, कितना आ गया टैक्स? 1,12,500। इसमें ऐड कर देंगे प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना होता है इसका? 4%, 4,500 ऐड कर दीजिए, 1,17,000 आया ऐसा? सो दिस मच इज द इनकम ऑफ मिस्टर, सॉरी इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर बी एज पर द ओल्ड रिजिम। जिसको हमने पहले पढ़ा वो डिफॉल्ट है, वो न्यू है, लेकिन ओल्ड रिजिम का इनके पास ऑप्शन है। तो अगर 10 लाख की ही इनकम पे वो ओल्ड में जाते हैं तो उनको बेचारे को टैक्स कितना लग जाता है?
17,000। तो देखिए यहां पर अपन अपडेट कर देते हैं, ये 1,17,000। इनका एवरेज रेट बताइए कितना हो गया? 11.7%। अगर आप मिस्टर बी की जगह रहते थे तो आप कौन सी रिजिम में जाते थे? न्यू रिजिम में। जो पहले पड़ा वो न्यू है, ठीक है, डिफॉल्ट रिजिम में। क्योंकि टैक्स कम देना प्रीफर करोगे, ज्यादा देना प्रीफर करोगे? ऑब्वियसली टैक्स कम देना प्रीफर करेंगे कोई भी, है ना। आप लोग को बताया था जीएसटी में देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक टैक्सेस, मेन एंड वुमेन, है ना। दो टाइप के लोगों को टैक्सेस पसंद नहीं। किसको पसंद है टैक्स? बिकॉज ये तो मैंडेटरी कॉस्ट है जो सबको देना हो रहा है ना। कल ही इसने बोला था बर्डन है, बर्डन, है ना। फिर उन्होंने समझाया इट्स नॉट द बर्डन, इट्स द प्राइस दैट वी पे फॉर लिविंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी। इट्स द प्राइस, है कि नहीं, एक कीमत है जो आपको चुकाना होगा, ठीक है। सो 11.7% आ गया। अब ये जो मैंने आपको बताया, चलो मिस्टर सी के लिए भी ट्राई करते हैं। मिस्टर सी भी मान लो वैसा ही है। ये देखो, ये ओल्ड रिजिम के यहां पे भी वही रेट्स दिए थे। देखो 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक के 5%, 5 से 10 लाख तक के 20%, ओके, 10 लाख के ऊपर 30%। ये सिर्फ इन्होंने ज्यादा उसका बाइफर्केशन करके दिया है, जबकि देखा जाए तो रेट्स तो कम है यहां पर। इसलिए मैंने आपको ये सिंपल यहां पर लिख के दे दिया है। आप बताएंगे 10 लाख के ऊपर जा रही है अब इसकी इनकम मिस्टर सी, कितनी जा रही है? 50 लैक्स। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मिस्टर सी टोटल इनकम इज इक्वल टू 50 लाख। वी हैव टू कैलकुलेट एज पर द ओल्ड रिजीम। हमेशा ध्यान रखना हम कौन से तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम, ओके। मुझे बताइए क्या मैं ये ऊपर का 10 लाख वाला तक का कॉपी कर सकता हूं? क्योंकि 50 लाख भी कमा रहा है तो भी उसका 10 लाख तक तो सेम रहेगा, इजंट इट। पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, 5 से 10 लाख के रेंज पे 20%। अब सिर्फ 10 लाख के ऊपर का बचा। 10 के ऊपर कहां तक जाना है, कहां तक जाना है? सो ऑन बैलेंस 40 लैक्स, 50 तक जाना है। 10 लाख से 50 लैक्स, रेट विल बी हाउ मच? 30%। 40 लाख का 30% कितना होता है? 12 लाख, 12 लाख रुपया, इतना टैक्स आएगा। अब टोटल करना पड़ेगा, 13 लाख 12,500। ये फाइनल टैक्स नहीं है, इसमें ऐड करना पड़ेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देखो मैं कितना आलसी किस्म का आदमी हूं, यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ये लिख दिया ना एक बार, बार बार क्यों लिखूं? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 13,12,500 का, बोलो कितना? 52,500। मतलब इतना सारा तो ये सिर्फ सेस दे रहा है। 52,000 रुपीज वो सिर्फ सेस दे रहा है। कितना रईस आदमी देखो, है ना। मैं भी आपको ब्लेसिंग्स देता हूं कि आप लोग जीवन में इतने पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ कि आप 2-3 करोड़ तो सिर्फ सेस दो, ओके। बाकी देख लो, अब कैलकुलेट कर लो कि टैक्स कितना, इनकम कितना। बताइए कितना हो जाएगा? 13,65,000। ये इसका ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स आ रहा है मिस्टर सी का। मैं न्यू रिजिम का भी प्रेजेंटेशन ऐसा कर सकता था, लेकिन आपको स्लैब स्ट्रक्चर समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया। आगे से हम जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रेजेंटेशन ऐसा ही करेंगे हम लोग, सीधा सीधा, ओके। आपको समझा? लेकिन तो स्लैब का लॉजिक दोनों में सेम है, लेकिन फिगर्स अलग अलग हैं। सो 13,65,000 आ गया, है ना। तो यहां पर लिख लो 13,65,000। ज्यादा है, ओल्ड सॉरी न्यू रिजिम में कम था, है ना। ये वाले इसमें ज्यादा है। कितना आ रहा है इफेक्टिव रेट? 0.3, 27.3%, विच इज मोर देन द न्यू रिजिम। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये हम लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमने ठीक ठाक कैलकुलेट किया या कुछ गड़बड़ हो गई। कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल उनके कैलकुलेटर्स है, उसमें वैल्यू फीड करो तो आंसर आ जाएगा। देखना चाहते हो आप आपके सभी आंसर वहां जाके चेक कर सकते हो। आपको मैंने कोई भी क्वेश्चन दिया, आंसर मैंने नहीं बताया तो आप वहां जाके डाल देना, आपको आंसर उसमें आ जाएगा। बस एग्जाम में आप लोग उसका यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं। तो ये समझा आपको पूरा स्ट्रक्चर, ओके। अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं अपन। इधर आएगी इनकी वेबसाइट, गूगल में आएगी, ठीक है।
incometax.gov.in, ठीक है। इसमें incometax.gov.in आप लोग भी अपने अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो। इसमें इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहां पर क्विक लिंक्स में दिख रहा है। इनकम टैक्स की दो वेबसाइट है, एक इनकम टैक्स इंडिया .gov.in है, एक इनकम टैक्स .gov.in है। मैं इनकम टैक्स वाले पे, इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक किया है। ठीक है, सब आ जाएगा। देखिए आ गया। देखिए इसमें बेसिक है और एडवांस्ड है, एडवांस्ड पे बाद में जाएंगे, अभी बेसिक। देखो असेसमेंट ईयर कौन सा है, पहले तो ये करेक्ट कर लो। अपना असेसमेंट ईयर है 24-25। टैक्स पेयर कैटेगरी, अभी अपन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस, थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा होगा लॉ में भी, है ना, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी। अभी तो कंपनीज पढ़ना शुरू किया आपने। सो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। कौन है अपन, रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट, है ना। अपने को बाकी दोनों तो पता ही नहीं है। तो जो जनरली इंडिया में रहता है और अभी भी इंडिया में, वो उसको क्या बोलते हैं, रेसिडेंट। बट वी विल डिस्कस इन सेकंड चैप्टर। एज कितनी है, बिलो 60 इयर्स। इनकम कितनी है, मिस्टर बंटू की डालो 10 लाख। ओके, हो गया। ये देखो आ गया, ये साइड में आ गया टैक्स समरी। जैसे 10 लाख डाला, उधर आ गया, क्या आ गया, 1,17,000। अपना भी उतना ही आया था। एंड 62,400 अपना भी उतना ही आया था। देखो मतलब अपना आंसर करेक्ट है ना, डन। ओके, इन्होंने मतलब ये बेसिक कैलकुलेटर दिया है। अब अगर एज चेंज करेंगे तो कौन सा चेंज नहीं होगा टैक्स बताइए। जो न्यू स्कीम वाला है चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यू स्कीम वाले के लिए स्लैब रेट्स हर एज में सेम है ना। लेकिन ओल्ड स्कीम वाला जो था, जो बाद में आपको बताया, वो उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं 60 से 79 डाल देता हूं, तो चेंज हो गया देखो ऑटोमेटिकली उधर। ये 1,14,000 हो गया, 1,17,000 की जगह ओल्ड वाला। लेकिन आपको कंपैरिजन करके बताता है, फिर भी आप न्यू टैक्स रिजीम में इतना पैसा बचा रहे हो। ठीक है, अब मैं वापस से 60 कर दिया हूं। अब मैं चिंटू की इनकम टैक्स कैलकुलेट करता हूं। 50 लाख, 50 000। ये देखो ये आ गया। अपना भी ऐसे ही आया था क्या, देखो 13,65,000 एज पर ओल्ड रिजीम एंड 12,48,000 एज पर न्यू रिजीम। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई, हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी डायरेक्टली यूजफुल है, एंड ये पूरी पढ़ाई आपको काम में आएगी। 1,17,000। कुछ कुछ स्टूडेंट कैसे रहते हैं, आर्टिकलशिप में जाते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए रहते हैं, बट समहाउ पास होके पहुंच जाते हैं कुछ अटेम्प्ट में। आर्टिकलशिप में उनको कोई क्लाइंट पूछने आता है कि भाई ये टैक्स कैसे आया, तो वो आंसर क्या देते हैं कि सर हमने तो सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर से आ गया। बट दैट इज सच ए लेम आंसर टू गिव। आपको तो आना चाहिए समझ में कि भाई उसका कैलकुलेशन क्या था, सॉफ्टवेयर किस लॉजिक पे वर्क किया। सो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन, एडवांस टैक्स में जो इंटरेस्ट लगता है, वो सब हम लोग अभी सीखते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट उसको स्किप कर देते हैं और फिर सॉफ्टवेयर में डालते हैं, और आर्टिकलशिप में जाके सॉफ्टवेयर रहते हैं सीए के ऑफिस में अच्छे अच्छे, उसमें डाल दो तो सब रिजल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर के पीछे के लॉजिक्स आपको समझना है, यू शुड अंडरस्टैंड ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमने पहले खुद से निकाला, फिर यहां से चेक किया। वरना मेरे लिए तो बहुत आसान रहता था, कैलकुलेटर खोल लो, इसमें डाल के वैल्यूज टेबल में अपडेट कर देते हैं। सो ऐसे हम लोग बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें ट्राई करेंगे। ओके, आगे आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इंतजार कर रहे हैं। आपका देखो चैप्टर नंबर 1 मिला है आपको, ये देखिए, ये पेज नंबर 22 पे ये क्वेश्चंस हैं। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और नोट्स नहीं मिले होंगे इनकेस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में 17 सब क्वेश्चन है। पेज नंबर 1.22 पे पहुंचे क्या। अब इसमें मैंने बोला है कि इतने सारे लोग हैं, इनका आप टैक्स कैलकुलेट करो। इतने सारे लोग हैं, इनका टैक्स एज पर डिफॉल्ट रिजीम एंड टैक्स इफ ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम। तो पहले तो हेडिंग में लिख लो कौन सा 115 बीएससी है और कौन सा नहीं है। पहला वाला क्या है, 115 बीएससी है, और दूसरा वाला 115 बीएससी नहीं है।
दूसरे वाले को क्या बोलते, दूसरे वाले को बोलते नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, नॉर्मल प्रोविजंस। न्यू ये जो ओल्ड स्कीम है उसको, पहले वाले को और क्या नाम दिया हमने, न्यू रिजीम, और दूसरे वाले को क्या नाम दिया, ओल्ड रिजीम। तो कम से कम ये चीज तो आपकी पहली क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यू कौन सा है, ओल्ड कौन सा है। उसमें आगे जाके गड़बड़ करोगे तो ब्लंडर माना जाएगा, मतलब यू विल हैव योरसेल्फ टू ब्लेम। तो ये 3 नाम बता दिया आपको, यहां पर भी लिखवाया था। इसके सामने क्या लिखा था, न्यू रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, 115 बीएससी। इसके क्या क्या नाम थे, ओल्ड रिजीम लिखा है, बराबर, अच्छे से लिख लेता हूं, ओल्ड रिजीम और नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऑफ द एक्ट मतलब ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऑफ एक्ट लिख दिया मैंने। और तीसरा हम लिख देते ऑप्शनल स्कीम। अभी ऑप्शनल स्कीम हो गई, मतलब ब्रैकेट में लिख दो ऑप्टेड आउट ऑफ, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट, ऑप्टेड आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। ठीक है, ऐसा, ये इसके अलग अलग नाम है। ये वाला जो चार्ट दिख रहा है आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा क्योंकि इसमें इतने सारे दिख रहे हैं स्लैब्स, लेकिन डोंट वरी, इसमें क्लब कर सकते हैं आप। देखो 5 लाख से 10 लाख हमेशा सेम चल रहा है, आप ध्यान से देखो 10 लाख के ऊपर हमेशा सेम चल रहा है। इसलिए मैंने आपको एक सिंपल वे में मेरी हैंडराइटिंग में एक टेबल प्रोवाइड किया है जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये वाला है ना। नॉर्मल स्लैब्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या चेंज हो जाता है, देखो बस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चेंज हो जाती है। इसका दूसरा टेक्निकल नेम क्या था, नहीं थ्रेशोल्ड भी था, और एक नाम था मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये 3 लाख रुपीस ये अमाउंट है जब तक कि टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये 3 लाख तो और भी कहीं तो भी देखा था, कहां देखा था, न्यू रिजीम में देखा था। ओल्ड रिजीम में सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, लेकिन उसके आगे का देखो 3 लाख टू 5 लाख 5% है, और 5 लाख के ऊपर तो सेम है, इजंट इट। अच्छा, सीनियर सिटीजन होने के लिए 2 क्वालिफिकेशन आपको पूरी करना पड़ता है ना, क्या, एक आपकी एज 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए, एंड आपने रेसिडेंट होना चाहिए। देश का बूढ़ा बूढ़ा है, बाहर का बूढ़ा जवान है, ठीक है। यू शुड बी अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन टू क्वालिफाई एज अ सीनियर सिटीजन। देश का बूढ़ा रहना पड़ेगा आपको, बाहर का बूढ़ा नहीं रहना पड़ेगा। कोई पर्सन का अगर 60 का एज इस प्रीवियस ईयर में भी अचीव हुआ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे एज अ सीनियर सिटीजन। जैसे मेरी मम्मी का 60 का एज अभी जून मंथ में कंप्लीट हुआ, तो माय मदर विल पे टैक्स एज अ सीनियर सिटीजन फॉर दिस होल ईयर। भले उनका बर्थडे जून में आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के 2-2.5 महीने की इनकम पे ओल्ड स्लैब लगेंगे बाद में। इतना इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं चलता है इनकम टैक्स। तुमको तुम्हारा साल भर में कभी भी बर्थडे आया, जिस दिन तुम 60 के हो गए तो अब आप बन गए सीनियर सिटीजन। इनफैक्ट एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल को भी आता है, कौन से 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1960, अभी अपना ईयर कौन सा है 23-24, 1 अप्रैल 1964 को बर्थडे आया था, तो भी ये पर्सन, इसका एक्चुअल में 60 की एज कब कंप्लीट होगी, 1 अप्रैल 2024 को होगी, है ना। हम बर्थडे कब मनाएंगे, 1 अप्रैल 2024 को मनाएंगे ना कि 60 के हो गए, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते नहीं, वो पैदा हो गया था 1 अप्रैल को, तो उसका साल कब कंप्लीट हुआ, 31 मार्च को, तो ही विल बी अज्यूम टू हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 एंड ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2024। मतलब इवन जो पर्सन 1 अप्रैल को पैदा हुआ है वो पर्सन भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए सीनियर सिटीजन माना जाएगा। ये फेवरेबल वाली बात है कि अनफेवरेबल वाली बात है, फेवरेबल, जल्दी सीनियर सिटीजन बना रहे हो उसको, सिर्फ वो 1 तारीख को जो पैदा है उनके लिए बोल रहा हूं मैं, राइट। और जो पर्सन 1 अप्रैल 1944 को पैदा हुए होंगे इंडिपेंडेंस के भी पहले, तो वो आज वो 31 मार्च 2024 को ही 80 के हो गए ऐसा मानेंगे।
क्योंकि जो साल 1 जनवरी को शुरू होता है वो 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है, वो अगले साल के 1 जनवरी को कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने दिया और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा सर्कुलर रिलीज किया। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, समझ रहे क्या? सो सीनियर सिटीजन, देश का बूढ़ा रहना है या देश का वेरी बूढ़ा रहना है, सुपर बूढ़ा 80+, उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? 5 लाख तक के नील, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये तो बहुत सिंपल स्लैब्स हैं, है ना? तो ये एज के पर्सन अगर बहुत पैसा भी कमाते तो डोंट हैव टू वरी अप टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें नहीं बताई है। एक चीज इंपॉर्टेंट है आज की पूरी क्लास में। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है आप बताइए? आज जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई उसमें से कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी? टैक्स कैलकुलेशन, स्लैब रेट्स, ओल्ड न्यू? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी फॉर एवरी वन थिंग दैट यू कम टू नो देयर आर 4 थिंग्स दैट यू डू नॉट नो। ये ध्यान रखना है, तो आगे एंजॉय करोगे पढ़ाई को। वरना बोलेंगे यार ये तो पढ़ लिया था, इसमें नया क्या आ गया अब? क्योंकि नई चीज रोज आएगी और वो नई चीज को समझाने के लिए और 4 नई चीज रोज आएगी, है ना? इसलिए इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है, लेवल आफ्टर लेवल। ठीक है, सो आज का समझा बेटा? तो होमवर्क तो लेके जाओ आज का। ये देखो, ये होमवर्क है आपका। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा नहीं, 1 का 1 2 3 4 5 6, चलो यहां तक के 1 2 3 4 5 6 ट्राई करोगे? आपके आपके लेवल पे करना है ना। आप पेंसिल से लिख के लाना आपकी किताब में आंसर, पेंसिल से। नोटबुक में तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन करना है। ओके, आपको मुझे भेजने की भी जरूरत नहीं, बस करके आओ। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी से करके आओगे और कल अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।